सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस आनित्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है। आपकी प्रिपरेशंस को और बेहतर बनाने के लिए अगेन इन दिस वेरी वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज द एंटायर चैप्टर ऑफ बोर्ड मीटिंग इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, राइट। तो पूरा जो बोर्ड मीटिंग का चैप्टर है, जो अगेन अपने को बहुत लेंथी लगता है, टेक्निकल लगता है, अपन बहुत कम टाइम फ्रेम में रिवाइज करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। होपफुली ये जो इनिशिएटिव है दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, राइट। आपकी तरफ से मुझे क्या चाहिए सर? आपकी तरफ से मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए मुझे शानदार रिजल्ट्स, राइट। सबसे पहले मुझे चाहिए शानदार रिजल्ट्स। आई नीड एक्सीलेंट रिजल्ट्स फ्रॉम यू गाइज। आई नीड 70 प्लस इन लॉ एंड ऑडिट. That's the kind of result I want from you all, and I know that you have the potential to give it to me. तो एक तो मुझे चाहिए आपसे excellent results, और दूसरा यार थोड़ा बहुत प्यार हमारे लिए भी रिजर्व कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपना ढेर सारा जो प्यार है, अगेन वो ढेर सारा प्यार से हमें भी क्या कर दो, गदगद कर दो। बिकॉज वी ऑल्सो स्ट्राइव फॉर योर लव। आप जब वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, अच्छे कमेंट्स लिखते हो, तो कहीं ना कहीं वी ऑल्सो गेट ए इंस्पिरेशन दैट वी नीड टू कंटिन्यू दिस इनिशिएटिव फॉर यू ऑल. So that's the motivation that we get, nothing else, right? Not a monetary motivation, but just a I can say that motivational motivation from you all. अच्छा लगता है जब बच्चे क्या करते हैं, मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं. So now without wasting the time, let us start with the chapter of board meeting. सबसे पहले इस चैप्टर का जो समरी नोट्स है डाउनलोड कर लो हमारे वेबसाइट से www.apnamental.com. फ्री रिसोर्सेज के सेगमेंट में जाइए, डायरेक्टर समरी नोट्स बोलकर मिलेगा आपको. तो डायरेक्टर समरी नोट्स फटाफट डाउनलोड कर लीजिए. उसमें तीनों चैप्टर के समरी नोट्स हैं. अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स है, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पास है, एंड अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल है. तो बाकी दोनों चैप्टर्स के भी रिविजनरी वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल के अंदर मिल जाएंगे, राइट. यू आर गोइंग टू गेट द रिविजनरी वीडियो ऑफ द रिमेनिंग 2 चैप्टर्स एज वेल इन माय YouTube चैनल. और यही समरी नोट्स मैं तीनों में यूज करा रहा हूं. सो दैट इज व्हाई दिस समरी नोट्स इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल. प्लस इतने कंसाइज वे में नोट्स को ड्राफ्ट किया गया है कि एग्जाम से 3 घंटे पहले भी आप चाहो तो तीनों चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो. क्लियर है? एडिशनली आपके असिस्टेंट्स के लिए मैं आपको रिविजनरी ऑडियोज भी प्रोवाइड कर दूंगा, ऑडियो क्लिप्स भी प्रोवाइड कर दूंगा. तो रिविजनरी वीडियोस, ऑडियो क्लिप्स, समरी नोट, सब कुछ आपको मिल रहा है. और आपसे मुझे क्या चाहिए सर? एक्सीलेंट रिजल्ट्स. तो वादा कर रहे हो एक्सीलेंट रिजल्ट्स का? ओके, चलो 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 फिर आगे बढ़ते हैं. अब देखना है यहाँ पे यार, चैप्टर बहुत आसान है. मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पास चैप्टर बहुत आसान है. चैप्टर नंबर 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और जो सेक्शंस कवर्ड है वो है सेक्शन 173 टू 195. 173 टू 195, ठीक है. तो चैप्टर नंबर कौन सा है सर? चैप्टर नंबर 12 है, और जो सेक्शंस कवर्ड है क्या है? 173 टू 195. अब चैप्टर को कैटेगराइज कर लो, आपके लिए आसान हो जाएगा. अगर सेम चैप्टर को अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स में कैटेगराइज कर दें तो हमारे लिए क्या हो जाएगा सर? चैप्टर आसान हो जाएगा. तो सबसे पहले हम जब बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं तो आप देखो कि बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड ही अपने पास कुछ सेक्शंस हैं. सेक्शन 173 टू 175, ये जो तीनों सेक्शंस है ना, ये बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड है. सेक्शन 173 बात करता है कि बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस भेजना होगा. नोटिस भेजा तो मीटिंग कंडक्ट किया जाएगा. मीटिंग में क्वारम की रिक्वायरमेंट है 174, एंड द अदर वे टू कंडक्ट ए बोर्ड मीटिंग इंस्टेड ऑफ ए फिजिकल बोर्ड मीटिंग इज रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, दैट इज 175. क्लियर है? तो एक यूनिट हो गया चैप्टर का, दैट इज बोर्ड मीटिंग 173 टू 175. उसके बाद कमिटीज ऑफ द बोर्ड, एक दूसरा यूनिट अपन कैटेगराइज कर सकते हैं विद इन द चैप्टर कमिटीज ऑफ द बोर्ड, जिसके अंदर सिर्फ 2 सेक्शंस है हमारे पास, 177, 178. दैट इज कमिटीज ऑफ द बोर्ड. तो 177 यहां पे ऑडिट कमेटी की बात करता है, 178 यहां पे नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी की बात करता है. उसके बाद अपन बात करते हैं पावर्स ऑफ द बोर्ड. तो सेक्शन 176 टू 183 अपन कैटेगराइज कर सकते हैं पावर्स ऑफ द बोर्ड, जिसमें 177, 178 नहीं आएगा क्योंकि वो कमिटीज के बारे में है. और बाकी आप देखोगे 179 पार्ट्स ऑफ द बोर्ड, 180 पावर ऑफ बोर्ड टू डू चैरिटी, 180 पार्ट्स ऑफ द बोर्ड टू टेक द बोरोइंग्स, to actually give the borrowings. 181 चैरिटी का पार है, 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का पार है, 183 नेशनल डिफेंस फंड का पार है. 180 के अंदर सिर्फ बोरिंग से कवर्ड नहीं है, बोरिंग्स के अलावा और भी चीजें कवर्ड है. बेसिकली पार्ट्स ऑफ द बोर्ड दिया गया है, दैट इज एक्सरसाइजेबल आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. 179 में जनरल पार्ट्स की लिस्ट दी है, दैट इज एक्सरसाइजेबल विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. एंड 180 में स्पेसिफिक पार्ट्स की लिस्ट दी है, दैट इज एक्सरसाइजेबल आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. तो ये भी एक कैटेगराइजेशन हो गया, दैट इज पार्ट्स ऑफ द बोर्ड. उसके बाद वी हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इन द चैप्टर, दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर 3 सेक्शंस आते हैं. 184 आता है, 188 आता है, 189 आता है.
184 we have disclosure of interest, 188 we have related party transaction, and 189 we have register of related parties, और members के पास right है वहां पे register को inspect करने का. So we have related party transactions. Then we can divide again the chapter into a small unit known as loans and investment. तो अब 3 sections देखोगे जो loans and investment से related है. 185, 186, 187. तो 185 सेज कि अगेन कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकता या डायरेक्टर्स के बिहाफ में गारंटी वगैरह नहीं दे सकता. 186 टॉक्स अबाउट इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, एंड 187 टॉक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट इन ओन नेम. तो अगेन छोटा सा यूनिट है दैट इज लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट. छोटा सा यूनिट है दैट इज लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट. एंड आफ्टर दैट we have residual sections. I can tell it residual sections. जो बच्चे कुछ sections हैं जो एग्जाम के लिए ज्यादा काम के नहीं हैं, तो रेसिडुअल सेक्शंस हो गया. जैसे सेक्शन 192 हो गया, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है. फिर सेक्शन 190 है, 191 है. तो ये सारे रेसिडुअल सेक्शंस. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमने पूरे बोर्ड मीटिंग के चैप्टर को क्या कर दिया सर, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया. और जैसे ही हम छोटे छोटे टुकड़ों में एक बड़े चैप्टर को डिवाइड कर देते हैं, चैप्टर हमारे लिए बेहद आसान बन जाता है, बेहद इजी बन जाता है. दैट इज अ मंत्र ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ बिग चैप्टर. तो देखना सबसे पहले टॉकिंग अबाउट सेक्शन 173 मीटिंग ऑफ द बोर्ड. तो देखो यार, इस सेक्शन के अंदर 2 बातें बोली गई हैं. एक तो बोर्ड मीटिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और दूसरा इट टॉक्स अबाउट नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग. तो सेक्शन के अंदर 2 बातें की गई हैं. ठीक है, अब जब मैंने टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग, कब कंडक्ट करना है, कितने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने हैं, तो सबसे पहले आता है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग. अब फर्स्ट बोर्ड मीटिंग की बात करें यार, ये तो एक ही बार होगा. पहली बार जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था तो बोर्ड मीटिंग पहले कितने दिन में करानी है. तो बोला गया कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. जिस भी दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा उसके 30 डेज के अंदर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कराना है. इसलिए तो ऑडिट के चैप्टर में आप देखते हो कि वहां पे फर्स्ट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट भी विद इन 30 डेज होता है, क्योंकि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज है. ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के बाद. बट व्हाट अबाउट सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स. तो बोला गया कि देखो भैया, हर कैलेंडर ईयर में 4 बोर्ड मीटिंग होने चाहिए. हर कैलेंडर ईयर में, यानी जैन से दिसंबर का जो पीरियड है उसमें 4 बोर्ड मीटिंग होने चाहिए. और जो मैक्सिमम गैप होगा 2 बोर्ड मीटिंग के बीच वो 120 डेज होगा. 120 डेज से ज्यादा गैप और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच नहीं होना चाहिए. तो मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर एंड द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग इज 120 डेज. ठीक है, इसके बारे में 1-2 अच्छी चीजें डिस्कस करेंगे सेक्शन 174 में, जो कि क्वारम का सेक्शन है. अभी के लिए याद रखो, मैक्सिमम गैप 2 बोर्ड मीटिंग के बीच 120 डेज. बट अगेन इसके कुछ एग्जम्पशंस हैं. कुछ एग्जम्पशंस एमसीए नोटिफिकेशन के द्वारा ये दिया गया है और कुछ एग्जम्पशंस 173 सबसेक्शन 5 में दिया गया है. तो देखोगे, सबसे पहले एग्जम्पशन दिया गया है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, सेक्शन 8 कंपनीज को एमसीए नोटिफिकेशन के द्वारा. क्या दिया गया है, बोला गया है कि अगर सेक्शन 8 कंपनीज है ना, तो उनको एक कैलेंडर ईयर के अंदर 4 बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है. ये एग्जम्पशन हैज बीन ग्रांटेड. दैट इज सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ सेक्शन 8 कंपनी, ओनली टू द एक्सटेंट दैट बीओडी ऑफ सच कंपनीज शैल होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग विद इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स. तो अगर एक सेक्शन 8 कंपनी हर 6 कैलेंडर मंथ्स में एक बोर्ड मीटिंग हेल्ड करता है, दैट विल सफाइस द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन. यह एग्जम्पशन दिया गया है सेक्शन 8 कंपनीज को एमसीए नोटिफिकेशन के द्वारा. उसके अलावा देखोगे 173 सबसेक्शन 5, तो सिमिलर एग्जम्पशन ग्रांट किया गया है टू 1% कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, डोरमेंट कंपनीज एंड एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है. तो 1% कंपनीज जो कि सेक्शन 2(62) में डिफाइंड है, स्मॉल कंपनीज जो कि सेक्शन 2(85) में डिफाइंड है, डोरमेंट कंपनीज जो कि सेक्शन 455 में जिसका कॉन्सेप्ट दिया गया है, एंड प्राइवेट कंपनीज जो कि सेक्शन 2(68) में डिफाइंड है, एंड बेसिकली जो एक स्टार्टअप है. इनको भी एग्जम्पशन दिया गया है कि इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर दे आर रिक्वायर्ड टू होल्ड ओनली वन बोर्ड मीटिंग, राइट, एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर. तो दैट इज द एग्जम्पशन गिवन टू ओपीसी, स्मॉल कंपनीज, डोरमेंट कंपनीज, प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप विया 173 सबसेक्शन 5. और साथ ही साथ यहां पे बोला गया है मिनिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग शुड बी 90 डेज. तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मल कंपनीज के केस में मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग 120 डेज, और इन 4 कैटेगरीज में मिनिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग इज 90 डेज. ठीक है, और साथ ही साथ बोला गया है कि ये जो एग्जम्पशन है ना, ये जो एग्जम्पशन है जो प्राइवेट कंपनी को दिया गया था, ये एग्जम्पशन प्राइवेट कंपनी को नहीं मिलेगा अगर प्राइवेट कंपनी क्या करती है, डिफॉल्ट करती है इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 137 टू द आरओसी और एनुअल रिटर्न्स अंडर सेक्शन 92 टू द आरओसी. सेक्शन 137 में आप देखते हैं कि जनरल मीटिंग के बाद 30 डेज के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी को फाइल करना होता है, और सेक्शन 92 में आप देखते हो कि जनरल मीटिंग के बाद 60 डेज के अंदर एनुअल रिटर्न्स आरओसी को फाइल करना होता है. तो अगर प्राइवेट कंपनी ने यहां पे डिफॉल्ट किया है, तो इन दैट वेरी सिनेरियो इनको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है. तो ये हो गया कंडक्ट ऑफ बोर्ड मीटिंग. उसके बाद आता है नोटिस की बातें. तो अब देखना, अगर नोटिस की बात करें
तो बोला गया है कि बोर्ड मीटिंग जब भी होगा, अगेन लॉजिकल सी चीज है यार, पहले नोटिस देना होगा सारे डायरेक्टर्स को। नोटिस देना मैंडेटरी है। अगर एक भी डायरेक्टर को आपने जाने अनजाने, इंटेंशनली अनइंटेंशनली नोटिस नहीं दिया, दैट में इनवैलिडेट द प्रेसिडेंस ऑफ द मीटिंग। तो नोटिस देना कंपलसरी है, सारे डायरेक्टर्स को कंपलसरी है, और नोटिस राइटिंग में देना होगा। और नोटिस पीरियड है 7 डेज। नोटिस पीरियड टू कॉल बोर्ड मीटिंग इज 7 डेज, यानी 7 डेज प्रायर टू बोर्ड मीटिंग क्या करना पड़ेगा, नोटिस आपको भेजना पड़ेगा। अब नोटिस कैसे भेजना है, तो नोटिस आप हैंड डिलीवरी के थ्रू भेज सकते हो, पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू भेजा जा सकता है। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकती है, अपने डायरेक्टर्स को जो नोटिस है बोर्ड मीटिंग का, हैंड डिलीवरी के थ्रू भेज सकती है, पोस्ट के थ्रू भेज सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मींस यानी कि जैसा आपका मेल हो गया, फैक्स हो गया, इनके थ्रू भेज सकती है। ऑब्वियसली व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप नहीं आएगा इलेक्ट्रॉनिक मींस के अंदर, है ना। कुरियर नहीं आएगा यहां पे, क्योंकि कुरियर को अलग से बोला नहीं गया है। हैंड डिलीवरी, पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मींस बोला गया है। तो 7 डे का नोटिस का रिक्वायरमेंट है। बट व्हाट इफ इट्स अर्जेंट बिजनेस मीटिंग और कंपनी के पास उतना टाइम नहीं है कि 7 डेज पहले नोटिस दें, वेट करें। तो बोला गया शॉर्टर नोटिस का भी कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शॉर्टर नोटिस का भी कॉन्सेप्ट है। शॉर्टर नोटिस में भी कॉल्ड एज शॉर्टर नोटिस, शॉर्टर नोटिस में भी कॉल्ड एज शॉर्टर नोटिस टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस। लेकिन कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। जी हां, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसका इंडिपेंडेंस की परिभाषा हमने देखी थी 149 सबसेक्शन 6 के अंदर, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन मामला बहुत अर्जेंट है सर, और मान लीजिए हमारे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो भी देश के बाहर गए हुए हैं, अब क्या किया जाए। तो बोला कि अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग डिसीजंस ले लीजिए, आप लोग डिसीजंस ले लीजिए और बाद में सर्कुलेट कर दीजिए डिसीजन को सारे डायरेक्टर्स को, और रेटिफाई करा लीजिए बाय एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो शुरू में डिसीजन ले लीजिए, बाद में सारे डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट कर दीजिए और बाद में रेक्टिफाई करा दीजिए, कंफर्म करा दीजिए बाय एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड ऑब्वियसली ये रिक्वायरमेंट तभी लगेगा इफ इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एज पर लॉ। उसके बाद यहां पे एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, कि अगर एक भी सिंगल डायरेक्टर को नोटिस नहीं दिया तो बोर्ड मीटिंग क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, और बोर्ड मीटिंग के अंदर जितने भी रेजोल्यूशंस पास किए गए हैं वो भी वॉइड माना जाएगा। लेकिन अगर जो डायरेक्टर है जिसे नोटिस नहीं दिया गया वो खुद कंप्लेन नहीं करता और जाकर खुद बोर्ड मीटिंग में बैठ जाता है, तो इन दैट वेरी सिनेरियो वो बाद में नहीं बोल सकता कि इस बोर्ड मीटिंग को वॉइड करार किया जाए। दैट इज समथिंग गिवन। क्या डायरेक्टर खुद से अपना राइट वेव कर सकता है कि मेरे को नोटिस नहीं चाहिए? तो बोला गया नहीं, डायरेक्टर खुद से भी अपना राइट वेव ऑफ नहीं कर सकता, बिकॉज ये एक स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है डायरेक्टर्स को नोटिस भेजना, एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। और कंपनी यहां पे अगर डायरेक्टर्स को नोटिस नहीं भेजती है तो जो भी ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी होंगे जो लायबल थे उस चीज के लिए, उनके ऊपर पेनल्टी लगेगा। दे शैल बी लायबल टू ए पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज, 25,000 रुपए का उनके ऊपर पेनल्टी लगेगा। जो ये नोटिस भेजा जाएगा, देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इन सेक्शन 173 की नोटिस में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, बट डेट, टाइम एंड प्लेस मस्ट बी गिवन एज ए मैटर ऑफ गुड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ठीक है। अब देखना आज की तारीख में आपने देखा है स्पेशली जब से कोविड आ गया है कि ज्यादातर जो मीटिंग्स वगैरह हैं वो फिजिकली कंडक्ट नहीं कराकर इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंडक्ट कराई जाती है। तो आज की तारीख में मीटिंग्स जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंडक्ट कराई जा सकती हैं। कंपनीज हैव द ऑप्शन दैट दे में एक्चुअली कंडक्ट द मीटिंग्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, और जितने भी रिजोल्यूशंस हैं वो अगेन क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी पास हो सकते हैं। जितने भी रेजोल्यूशन है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी पास हो सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मींस के द्वारा भी पास हो सकते हैं। पहले एक रूल 4 था, रूल 4 के अंदर 5 मैटर्स दिए गए थे, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, मैटर्स रिलेटेड टू एमलगमेशन, मर्जर्स। तो इस तरीके से 5 मैटर्स दिए गए थे कि ये 5 चीजें सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो विजुअल मींस के द्वारा नहीं हो सकती, फिजिकल मीटिंग में ही होना कंपलसरी है। बट अब वहां भी रिलैक्सेशन दे दिया गया है, रूल 4 की रिक्वायरमेंट्स को भी हटा दी गई है। एज ऑन टुडे every matter may be transacted via the audio visual means, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे जो रूल्स के अंदर बोला गया है कि एक डायरेक्टर जो डिजायर करता है टू अटेंड द मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ही कैन पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन उसको कंपनी को डिक्लेरेशन देना होगा कि मैं क्या करना चाहता हूं, मीटिंग्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंडक्ट करना चाहता हूं, और वो जो डिक्लेरेशन डायरेक्टर देगा वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। वो जो डायरेक्टर डिक्लेरेशन देगा वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। बट अगर बाद में डायरेक्टर का मूड करे कि वो फिजिकली मीटिंग अटेंड करना चाहता है तो जाकर डायरेक्टर फिजिकली भी मीटिंग अटेंड कर सकता है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहां पे सेक्शन 173 में दिया गया है। अब 173 में नोटिस हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग हो गया। 174 में क्वारम की बात की गई है कि मीटिंग में कितने लोगों का होना जरूरी है।
तो देखना यहां पे वी हैव ब्रॉडली 174 सबसेक्शन 1 एंड वी हैव 174 सबसेक्शन 3। 174 सबसेक्शन 1 में एक जनरल रूल बोला गया है कि quorum कैसे कैलकुलेट करेंगे। quorum मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द मीटिंग। तो बोला गया कि quorum कैसे कैलकुलेट होगा, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स व्हिचएवर इज हायर। टोटल स्ट्रेंथ मतलब कंपनी में मान लीजिए 15 डायरेक्टर्स हैं, 10 डायरेक्टर्स मीटिंग में आ रहे हैं, तो 1/3 15 का लेंगे, तो 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 व्हिचएवर इज हायर। ठीक है भैया, तुमने 5 ले लिया वहां पे, ठीक है। और यहां पे टोटल स्ट्रेंथ डज नॉट इंक्लूड डायरेक्टर्स हुज ऑफिसेज आर लायबल टू बी वैकेंट। तो अगर कोई डायरेक्टर है जिसका ऑफिस वैकेंट होने वाला है, डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हो गया है, तो उन डायरेक्टर्स को हम लोग काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ के अंदर। दैट इज द जनरल रूल ऑफ quorum। और ये जो मिनिमम नंबर होगा 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 व्हिचएवर इज हायर, बेसिकली दिस आर दोज डायरेक्टर्स जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। दे शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द कंपनी, दे शुड नॉट बी इंटरेस्टेड, दे आर नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट। ठीक है। एमसीए नोटिफिकेशन के द्वारा सेक्शन 8 कंपनीज के लिए quorum का अलग रिक्वायरमेंट दिया गया है। बोला गया है 8 मेंबर्स और 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ व्हिचएवर इज लेस। 8 मेंबर्स और 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ व्हिचएवर इज लेस, और मिनिमम 2 मेंबर्स तो होने ही चाहिए वहां पे। तो सेक्शन 8 कंपनीज के लिए quorum का अलग रिक्वायरमेंट दिया गया है एज पर द एमसीए नोटिफिकेशन। अब देखना 174 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है। 174 सबसेक्शन 3 बोलता है कि वैसे तो नॉर्मली आप quorum 174 सबसेक्शन 1 के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वेयर एट एनी टाइम द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स exceeds or is equal to 2/3 of the total strength of the board of directors, where at any time the number of interested directors exceeds or is equal to 2/3 of the total strength of board of directors. Oh my god! तो जो टोटल स्ट्रेंथ है हमने देखा कि जो नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं वो एक्सीड कर रहा है या इक्वल है टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब टोटल स्ट्रेंथ अगर 10 है तो 10 का 2/3 दैट इज 7। तो इतने डायरेक्टर्स अगर इंटरेस्टेड हैं, एक्सीड्स और इज इक्वल टू 2/3, तो हम ये देखेंगे कि नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स कितने हैं, हाउ मच आर द नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। अगर नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स एटलीस्ट 2 भी है ना, तो माना जाएगा कि quorum की रिक्वायरमेंट प्रेजेंट है। क्योंकि अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स एक्सीड कर रहे हैं या इक्वल है टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, तो सब सेक्शन 1 के हिसाब से तो quorum निकल नहीं पाएगा। तो अकॉर्डिंगली बोला जा रहा है कि हम ये देख लेंगे यहाँ पे कि नॉन इंटरेस्टेड एक्टर्स कितने हैं। अगर एटलीस्ट 2 नॉन इंटरेस्टेड एक्टर्स भी हैं उस वक्त, तो मान लिया जाएगा quorum प्रेजेंट है, द quorum इज प्रेजेंट। दैट इज हाउ द quorum रिक्वायरमेंट विल बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो इसका जो मेन बुक है उसके अंदर मैंने इलस्ट्रेशन दिया हुआ है दैट एग्जैक्टली हाउ द quorum इज कैलकुलेटेड, फिगर्स के साथ वहां पे मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिया हुआ है दैट हाउ वी आर कैलकुलेटिंग इट। अब देखना 174 का एक अच्छा कोरिलेशन बनता है 173 के साथ। 173 के अंदर याद करो हमने बोला था कि भैया साल में कितना रिक्वायरमेंट है, 4 बोर्ड मीटिंग का रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम गैप 120 डेज का होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए लेटर से लास्ट डे जो कंपनी ने लास्ट बोर्ड मीटिंग का फिक्स किया था, वो लेटर से 26 ऑफ दिसंबर फिक्स किया था। 26 ऑफ दिसंबर फिक्स किया था, 26 ऑफ दिसंबर 2021 द लास्ट डे, द 4th बोर्ड मीटिंग। ठीक है भैया, लेकिन हुआ क्या, quorum प्रेजेंट नहीं था। अब यहां पे बोला गया है सेक्शन के अंदर कि अगर quorum प्रेजेंट नहीं है ना, तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगा टू द नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। क्या बोला गया, मीटिंग एडजर्न हो जाएगा टू द नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। अब नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस में मीटिंग एडजर्न हो गया, यानी 3 जनवरी 2022 में एडजर्न हो गया। अब इसका इंप्लीकेशन क्या आया कि एज ऑन द कैलेंडर ईयर 2021 4 बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड नहीं हो पाई। तो क्या इसे कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा, बोला नहीं, इसे कॉन्ट्रावेंशन नहीं माना जाएगा, बिकॉज बीओडी की गलती नहीं थी। बीओडी ने टाइमली 4 बोर्ड मीटिंग्स बुलाई थी, बट quorum ना प्रेजेंट होने की वजह से मीटिंग एडजर्न हो गया और अगले फाइनेंशियल ईयर में चला गया। अब एक डिलेमा यहां पे और आता है, एक डिलेमा और क्या आता है, जनरल रूल ये है कि एडजर्न मीटिंग इज ट्रीटेड एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग। दैट इज व्हाई हमने यहां पे कॉन्ट्रावेंशन नहीं माना कि 3 जनवरी 2022 को जो मीटिंग होगी वो एक कंटिन्यूएशन है ऑफ द एडजर्न ओरिजिनल मीटिंग। अब जो भी रेजोल्यूशंस पास होंगे ऑन द एडजर्न मीटिंग, जो भी रेजोल्यूशंस पास होंगे ऑन द एडजर्न मीटिंग दैट वर एक्चुअली सपोज्ड टू बी पास्ड ऑन द ओरिजिनल मीटिंग, तो व्हाट इज द इफेक्टिव डेट फॉर द रेजोल्यूशंस टू बी पास्ड। इफेक्टिव डेट में क्या मानेंगे, ओरिजिनल डेट मानेंगे कि एडजर्न डेट मानेंगे। तो भाई हकीकत यह है कि वो जो रेजोल्यूशंस है वो एडजर्न डेट में पास हुआ है, 3 जनवरी को पास हुआ है, तो हम यही मानेंगे कि 3 जनवरी को ही वो सारे रेजोल्यूशंस पास हुए हैं। दिस इज मोर ऑफ ए क्लैरिफिकेशन। तो ये सारी चीजें आपको सेक्शन 174 के अंदर याद रखनी है, ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इन 174 एंड आल्सो इट हैज अ ब्यूटीफुल कोरिलेशन विद 173। उसके बाद आता है सेक्शन 175 रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टर्स में डिसाइड कि यार इंस्टेड ऑफ फिजिकली कॉलिंग ए बोर्ड मीटिंग लेट अस डू वन थिंग,
कि अपन ना एक ड्राफ्ट बना देते हैं, रेजोल्यूशन की एक ड्राफ्ट कॉपी बना देते हैं, सारे डायरेक्टर्स को उनके घर में सर्कुलेट कर देते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो अपने घर में ही वोट करके बता देंगे, इंटीमेट कर देंगे कि वेदर दे एग्री विद द रेजोल्यूशन और नॉट। तो फिजिकल बोर्ड मीटिंग बुलाना नहीं पड़ेगा। तो यहां पे बोला गया कि अगर 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो वो बोल सकते हैं कि भैया इस मामले को ना हम लोग आरबीसी के थ्रू डिसाइड करेंगे, रेजोल्यूशन पे सर्कुलेशन के थ्रू डिसाइड करेंगे। तो फिर क्या होता है कि जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन का कॉपी है अलॉन्ग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वो सर्कुलेट कर दिया जाएगा टू द डायरेक्टर्स या एंड मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमिटी, ठीक है। और ये जो सर्कुलेशन है, ये जो भेजा जाएगा, इसका जो नोटिस भेजा जाएगा वो कैसे भेजा जाएगा? हैंड डिलीवरी के द्वारा भेजा जाएगा, पोस्ट के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा। सेम लाइक 173 का नोटिस का जो मोड था, खाली यहाँ पे कुरियर ऐड है, कुरियर ऐड किया हुआ है। मतलब बोर्ड मीटिंग का नोटिस आप कुरियर के द्वारा नहीं भेज सकते, टेक्निकली स्पीकिंग एज पर द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। लेकिन आरबीसी का सर्कुलेशन का जब बात कर रहे हैं अपन, तो यहां पे कुरियर के द्वारा भेजा जा सकता है। तो अपन ने भेज दिया, सेंड कर दिया। उसके बाद अब क्या कराना है? अप्रूव कराना है विद द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर्स। अब नॉर्मल बोर्ड मीटिंग का ये सिस्टम होता है कि जितने डायरेक्टर्स आए हैं, जो लोग इंटाइटल टू वोट हैं, उनमें से जितने भी डायरेक्टर्स आए हैं और जो लोग एक्चुअल वोट करेंगे, उनमें से अपन सिंपल मेजॉरिटी देखते हैं। बट आरबीसी का फंडा थोड़ा अलग है। आरबीसी में बोला गया है इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर्स हु आर इंटाइटल टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन। कि जितने लोग इंटाइटल टू वोट हैं, जितने लोग एक्चुअली वोट कर रहे हैं, उसमें से सिंपल मेजॉरिटी नहीं देखनी। जितने लोग इंटाइटल टू वोट है उसमें से सिंपल मेजॉरिटी देखनी है। फॉर एग्जाम्पल, if 11 directors were entitled to vote and 2 have abstained from voting and 5 have voted in favor, तो 5 out of 9 नहीं देखेंगे, 5 out of 11 देखेंगे और पता चलेगा कि मेजॉरिटी यहां पे पास नहीं हुआ है। तो दैट इज अ डिफरेंस, दैट इज अ डिफरेंस। तो ये अपने को याद रखना है सेक्शन 175 के अंदर, दैट इज रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, ठीक है। तो 3 सेक्शंस अपना फ्लो में हो गया। पहला यूनिट हो गया चैप्टर का 173, दैट इज वी हैव बोर्ड मीटिंग। 174, that is we have the requirements of quorum, and again 175, that is we have the resolution by circulation. अब देखना जो अगला यूनिट है चैप्टर का, दैट इज ऑडिट कमिटीज। तो 2 ही सेक्शंस हैं, 177, 178। आई हैव टेकन आउट द मेन नोट्स फॉर दिस। तो एक आधा पॉइंट आपको एक्स्ट्रा दिखेगा जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, आधा चार्ट एक्स्ट्रा दिखेगा। तो सबसे पहले सेक्शन के अंदर ऑडिट कमेटी का कॉम्पोजिशन, ऑडिट कमेटी का कॉम्पोजिशन, ऑडिट कमेटी की एप्लीकेबिलिटी। तो ऑडिट कमेटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी कंपनीज में एप्लीकेबल है? तो सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी के बारे में बात करता है, 178 नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी के बारे में बात करता है। दोनों के लिए कलेक्टिवली दिया गया है दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट कमेटी एंड नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी इज एप्लीकेबल टू एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो कि टॉप कैटेगरी की है, टॉप कैटेगरी की है मतलब टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन, पेड अप शेयर कैपिटल। टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 CR, आउटस्टैंडिंग लोन्स वगैरह ग्रेटर देन 50 CR, पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 CR। तो दे आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमेटी एनआरसी। द लिमिट इज सेम लाइक सेक्शन 149, जहां पे अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। अब ऑडिट कमेटी का कॉम्पोजिशन, तो बोला गया कि ऑडिट कमेटी के अंदर कम से कम मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ देम शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अगर सेबी लोडर है तो एप्लीकेबल है कंपनी के ऊपर, तो आप देखोगे 2/3 है वहां पे, ठीक है। And majority of the members of audit committee, including its chairperson, shall be persons with the ability to read and understand the financial statements. अब यहाँ पे ऑडिट कमेटी के ना काफी सारे फंक्शंस दिए हैं। तो फंक्शंस के अंदर ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट हो गया, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन देना हो गया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस को रिव्यू करना हो गया, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना हो गया, जो भी मर्जर्स एमलगमेशंस वगैरह होता है उन चीजों को अप्रूव करना हो गया, रिव्यू करना हो गया। ये सारा ऑडिट कमेटी के फंक्शंस में दिया गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो ये मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट भी आप इनकॉर्पोरेट करोगे अपने समरी नोट्स में। तो सेक्शन 188 जब हम लोग पढ़ेंगे ना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का जो सेक्शन है, वहां भी दिया हुआ है कि व्हेनेवर द कंपनी अंडरटेक्स अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन एडिशन टू पासिंग ए बोर्ड रेजोल्यूशन, द कंपनी नीड्स टू टेक द अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी। और कुछ लिमिट्स दी हुई है वहां पे कि अगर उन लिमिट्स को एक्सीड किया जा रहा है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा, और ऑडिट कमेटी अगर एग्जिस्ट करती है तो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो सिमिलरली 177 सब सेक्शन 4 के क्लॉज 4 में भी बोला गया है कि ऑडिट कमेटी क्या करेगा, अप्रूव करेगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। और ये जो अप्रूवल है ना, ये एक ऑमनिबस अप्रूवल दे देता है ऑडिट कमेटी। ऑमनिबस अप्रूवल का मतलब होता है दैट इज ए अप्रूवल दैट हैज एनुअल वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर, ताकि पूरे साल भर कंपनी जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अंडरटेक कर रही है तो बार बार ऑडिट कमेटी के पास अप्रूवल के लिए ना जाना पड़े। अब देखना यहां पे ना एक 3 स्टार प्रोवाइजो एक साथ दिए हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको मैं एक चार्ट के थ्रू समझा रहा हूं। देखना, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर 1 CR एक्सीड नहीं कर रहा, कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टी एंड द वैल्यू ऑफ दैट ट्रांजैक्शन इज नॉट एक्सीडिंग 1 CR, ठीक है।
and that is entered by the directors / officers of the company without the approval of audit committee. ठीक है, तो यहां पे दो ऑप्शन है, बोला है सबसे पहले नॉर्मली आप अप्रूवल ले लो ऑडिट कमेटी का, अगर आपने अप्रूवल नहीं लिया तो आप 3 महीने के अंदर रेटिफाई करा दो, लेकिन यहां पे ट्रांजैक्शन की वैल्यू 1 CR एक्सीड नहीं कर रही, तो यहां पे कंपनी के पास दो ऑप्शन है, बोले या तो आप अप्रूवल ले लो ऑडिट कमेटी का, अप्रूवल नहीं ले पाए तो 3 महीने में रेटिफाई करा लो, लेकिन ना अप्रूवल लिया ना 3 महीने में रेटिफाई कराया तो बोला जो ट्रांजैक्शन है वॉइडेबल होगा कंपनी के ऑप्शन में, और जो भी डायरेक्टर्स ऑफिसर्स है वो पर्सनली लायबल होंगे और जो भी लॉस वगैरह हुआ है कंपनी को उसके लिए इंडेमनिफाई करेंगे. दैट इज व्हाट दे हैव स्टेटेड. लॉ मेकर ने नहीं बताया कि व्हाट इफ द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन इज 1 CR एंड अबव, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये निकल के आता है कि वहां पे रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन नहीं होगा, वहां पे अप्रूवल लेना ही पड़ेगा, वहां पे रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन नहीं होगा. अगर विदाउट अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी ट्रांजैक्शन एंटर कर लिया तो ट्रांजैक्शन वॉइडेबल है. नॉट एक्सीडिंग 1 CR के लिए दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है, इफ नॉट रेटिफाइड विद इन 3 months देन इट इज वॉइडेबल, एंड सच डायरेक्टर्स ऑफिसर शैल बी पर्सनली लायबल एंड इंडेमनिफाई फॉर द लॉस कॉस्ट. राइट. एंड अगर वो ट्रांजैक्शन एंटर हुआ है बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होल्डी ऑन सबसी, तब कोई अप्रूवल नहीं चाहिए ऑडिट कमेटी का, देन नो अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी इज नीडेड. तो ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट आप नोट डाउन कर लेना, यू कैन जस्ट पोज द वीडियो एंड यू कैन नोट इट डाउन एंड यू कैन गो फॉरवर्ड. तो ये चार्ट आपको नोट डाउन करना है अपने समरी नोट्स में. आपको एडिशनली क्या करना है सर, इनकॉर्पोरेट करना है. उसके अलावा सेक्शन 177 के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जो आपको याद रखना है, जो जनरली बच्चे याद नहीं रखते, 177 के अंदर आप जब रूल 7 देखोगे, रूल 7 में कॉन्सेप्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ विजिल मैकेनिज्म. अब सेक्शन का नाम है ऑडिट कमेटी, तो नॉर्मली हम कभी ये नहीं ट्रिगर होता हमारे दिमाग में कि यार इसमें विजिल मैकेनिज्म का भी एक कॉन्सेप्ट है. तो एक विजिल मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट का बात किया गया है जो कि मैंडेटरी है सारे लिस्टेड कंपनीज के लिए. हर कंपनी के लिए जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है पब्लिक से, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है पब्लिक से, या हर कंपनी के लिए जो भी बोरोइंग्स ले रही है फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एक्सेस ऑफ 50 CR, तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं सबके ऊपर ये विजिल मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट एकदम मैंडेटरी है. जो भी कंपनीज पब्लिक से डिपॉजिट ले रही है उनके ऊपर मैंडेटरी है, जितनी भी कंपनी है जो बोरोइंग्स ले रही है मार्केट से फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एक्सेस ऑफ 50 CR उनके ऊपर मैंडेटरी है. अब ये विजिल मैकेनिज्म का काम क्या होगा, ये विजिल मैकेनिज्म का फंक्शन क्या होगा कि जितने भी डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज हैं उनके ग्रीवेंसेस एड्रेस करना, उनकी शिकायतें वगैरह दूर करना. हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय विजिल मैकेनिज्म का सहारा लेके, मान लो भाई मेरे अगेंस्ट हेरेसमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इन दैट केस सीनियर मैनेजमेंट में टेक एग्रेसिव एक्शन अगेंस्ट देम, तो उनको प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स हु अवेल दिस फैसिलिटी टू सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन. एक्सेप्शनल सिचुएशंस में चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी का डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करना, एंड साथ ही साथ एक्शन लेना अगेंस्ट फ्रिवलेस कंप्लेंट्स, फॉल्स कंप्लेंट्स. बिकॉज हो सकता है ना यार कि एम्प्लॉय की टॉप लेवल से पट नहीं रही है और एम्प्लॉय ने जो सीनियर लेवल मैनेजमेंट उसके खिलाफ फॉल्स एक्यूजेशन लगा दिया कि इसने मेरे को हैरेस किया क्योंकि उसका प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो फॉल्स कंप्लेंट्स हो रहा है तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लेना. तो ये सारा फंक्शन है विजिल मैकेनिज्म का. तो दिस इज द हिडन कॉन्सेप्ट इनसाइड सेक्शन 177 दैट यू नीड टू रिमेंबर. उसके बाद सेक्शन 178 आता है नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी. एनआरसी की एप्लीकेबिलिटी सेम एज ऑडिट कमेटी, सेम एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की बात करें तो बोला गया कि जिस भी कंपनी में 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, डिपॉजिट होल्डर्स हैं या अदर सिक्योरिटी होल्डर्स हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो बीओडी को क्या करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाना होगा ताकि वो स्टेक होल्डर्स के ग्रीवेंसेस वगैरह का ध्यान रखा जा सके. और जो चेयरपर्सन होगा वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, जो चेयरपर्सन होगा वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए. नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी की बात करें, दैट शैल कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जिसमें से हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए. ऑडिट कमेटी में बोला गया था मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, यहां बोला गया कि एटलीस्ट हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए. फिर एनआरसी के फंक्शंस वगैरह क्या है, नाम से ही पता चल रहा है. आइडेंटिफाई द क्वालिटी पर्सनल टू बिकम डायरेक्टर, डायरेक्टर बनने के योग्य कौन है, उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना, उनके रेम्युनरेशन की पॉलिसी डिसाइड करना, ये सारा एनआरसी के फंक्शंस हैं. और अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है सेक्शन 177 178 का तो पेनल्टी क्या लगेगा, इंपॉर्टेंट पेनल्टी है सर. 173 का भी पेनल्टी इंपॉर्टेंट था, 177 178 का पेनल्टी भी इंपॉर्टेंट है. एक फ्लैट पेनल्टी लगेगा कंपनी के ऊपर 5 लाख रुपए, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 1 लाख रुपए. पहले ये फ्लैट पेनल्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, अभी इंट्रोड्यूस हुआ रिसेंटली. फ्लैट पेनल्टी, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं, फ्लैट. कॉन्ट्रावेंशन हुआ 177 178 का तो कंपनी के ऊपर 5 लाख का पेनल्टी एंड ऑफिसर के ऊपर 1 लाख का पेनल्टी. तो इसलिए ये पेनल्टी भी क्या है सर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये था अपने चैप्टर का सेकंड यूनिट, दैट इज द यूनिट ऑफ ऑडिट कमेटी एंड द यूनिट ऑफ नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, दैट इज कमिटीज ऑफ द बीओडी. अब तीसरे यूनिट में जाएंगे, दैट इज द पार्ट्स ऑफ द बीओडी. तो यूनिट बाय यूनिट बहुत ईजी हो जाता है सर आपके लिए.
Now coming to the next unit, that is pass of the BOD, right? Section 176 to 183, excluding sections 177, 178. तो 176 में क्या दिया हुआ है? Acts done by a person as a director shall be deemed to be valid even if it is subsequently noticed that his appointment was invalid by reason of any defect or disqualification or office was later on terminated because of any provisions of act article. मतलब डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट अगर डिफेक्टिव था, मान लीजिए वो बंदा डिस्क्वालिफाइड था, इनएलिजिबल नहीं था टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, बट फिर भी उसे कंपनी का डायरेक्टर बना दिया. अब डायरेक्टर बनने के बाद इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर ही हैज डन सर्टेन एक्ट्स. Maybe he has purchased some stationery of the company, or maybe he has done several, different kinds of acts. तो बोला गया है कि in that eventuality जो भी acts उसने करे हैं ना वो valid होगा, invalid नहीं होगा. जो भी एक्ट उसने करा है वो वैलिड होगा, इनवैलिड नहीं होगा. लेकिन जिस दिन बीओडी को पता चल गया ना कि इस बंदे का अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव था, उस दिन के बाद वो जो भी एक्ट करेगा वो इनवैलिड होगा. तो बीओडी को जिस दिन पता चला उससे पहले उसने जो भी एक्ट कर रखे हैं वो वैलिड ही माना जाएगा, और जिस दिन बीओडी को पता चल गया डिफेक्ट के बारे में उसके बाद वो जो भी एक्ट करेगा वो इनवैलिड होगा. दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन सेक्शन 176. 177 was audit committee, 178 was nomination remuneration committee. Then we have section 179 that is pass of the board of directors. तो 179 के अंदर पास दिया हुआ बीओडी के. तो देखना कुछ पास ना स्पेसिफिकली शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व किया गया. तो जो पास स्पेसिफिकली शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व किया गया वहां बीओडी इंटरफेयर नहीं कर सकता, बट अदर देन दैट नॉर्मली बीओडी हैज दैट डिसीजन मेकिंग राइट इन द कंपनी, बिकॉज बीओडी को क्या करना है, कंपनी चलाना है. अब 179 सबसेक्शन 3 के अंदर लिस्ट ऑफ रेजोल्यूशंस दिए हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में पास कर सकता है. आरबीसी में पास नहीं हो सकता, बोर्ड मीटिंग में पास हो सकता है. जैसे कि आप लिस्ट देखोगे तो टू मेक कॉल्स, टू ऑथराइज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, to issue securities including debentures, to borrow money, to invest the funds of the company, right? Then to approve the financial statements and the board report, to diversify the business of the company, to approve amalgamations, mergers, to take over a company. ये सारा बीओडी के पास है. बट एक चीज याद रखना यार, 179 सबसेक्शन 3 में ना सारा जनरल पास दिया हुआ है. इसको अपने को रीड करना पड़ेगा विद द स्पेसिफिक पास. फॉर एग्जाम्पल बायबैक के लिए यहां पे दिया हुआ है कि बीओडी कैन बायबैक द शेयर्स, बट सेक्शन 68 इज द स्पेसिफिक सेक्शन फॉर बायबैक, जहां पे बोला गया है कि अगर बायबैक का लिमिट 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व को एक्सीड कर जाता है तो वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. 25% से ज्यादा बायबैक तो प्रोहिबिटेड है. यहां पर बोला गया कि बीओडी कैन बोरो मनी. जब सेक्शन 180 पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अगर बोरिंग इन एक्सेस ऑफ लिमिट है तो वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. तो दैट इज व्हाई यू हैव टू रीड विद द स्पेसिफिक सेक्शंस. ये सिर्फ जनरल लिस्ट ऑफ पास दिया हुआ है. अब देखना 179 सबसेक्शन 3 के अंदर जो क्लॉज डी है, क्लॉज ई है, क्लॉज एफ है, काफी इंपॉर्टेंट है. टू बोरो मनी, टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, टू ग्रांट लोन्स और गिव गारंटी. बोला गया कि ये जो पार्ट्स है ना क्लॉजेस डी ई एफ में, इसको बीओडी डेलीगेट कर सकता है टू ए कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, ए सिंगल मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी. कि एक मैनेजर को डेलीगेट कर दिया, एक प्रिंसिपल ऑफिसर को डेलीगेट कर दिया कि आप हमारे बिहाफ में बोरिंग्स का काम करें, इन्वेस्टमेंट का काम करें. तो दैट इज व्हाट इट इज स्टेटेड. लेकिन देखना यहां पे जो पार्टिकुलरली पॉइंट नंबर ई है ना, टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, इससे एक ब्यूटीफुल कोरिलेशन बनता है सेक्शन 186 के साथ. जब हम सेक्शन 186 पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि अगर बीओडी कभी फंड्स वगैरह पे इन्वेस्ट करती है तो यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है बोर्ड मीटिंग के अंदर. क्या करना पड़ता है? यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. तो 179 सबसेक्शन 3 में बोला गया कि ये पार्ट डेलीगेट किया जा सकता है टू ए सिंगल एमडी, सिंगल मैनेजर, सिंगल प्रिंसिपल ऑफिसर. और 186 में बोला गया कि यूनानिमस रेजोल्यूशन चाहिए. तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, टकराव हो गया, बिल्कुल ऑपोजिट बातें बोल रहा है. 179 सबसेक्शन 3 अलग बोल रहा है, 186 अलग बोल रहा है. तो अब यहां पे 179 क्या है? एक जनरल सेक्शन है, और 186 क्या है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक स्पेसिफिक सेक्शन है. तो 186 का रिक्वायरमेंट 179 के रिक्वायरमेंट को ओवरराइड कर जाएगा. क्या कर जाएगा सर? ओवरराइड कर जाएगा. और यहां पे एक एमसीए नोटिफिकेशन भी है कि नॉर्मली हमने देखा कि 179 सबसेक्शन 3 में जितनी भी चीजें हैं वो आरबीसी में डिसाइड नहीं हो सकता, लेकिन क्लॉज डी से एफ तक ये जो 3 चीजें हैं ना, ये सेक्शन 8 कंपनीज के केस में ये लोग आरबीसी में भी डिसाइड कर सकते हैं, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में भी डिसाइड कर सकते हैं. अगेन रूल 8 के अंदर बोला गया कि 3 मैटर्स हैं जहां पे बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना मैंडेटरी है. दैट इज टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, टू अपॉइंट और रिमूव केएमपीज, टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर्स, सेक्रेटरियल ऑडिटर्स. उसके बाद आता है सेक्शन 180 रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पार्ट्स ऑफ बीओडी. तो सेक्शन 179 के अंदर बीओडी के जनरल पास दे दिया और 180 में रेस्ट्रिक्शंस दे दिया. मतलब एक बार को पावर दे दिया फिर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि बोला कि भैया ये 4 चीजें हैं यहां पे जो आप ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हो. दिस आर द 4 थिंग्स दैट यू कैन डू ओनली आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग. व्हाट आर द 4 थिंग्स? पहला, टू सेल, लीज or otherwise dispose of the whole or substantially the whole of undertaking of the company
or where the company owes more than one undertaking the whole or substantially the whole of any such undertakings. Undertaking का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? Significant undertaking का मतलब क्या हो गया? कोई भी undertaking जो यहाँ पे ना 20% ऑफ नेटवर्थ कंस्टिट्यूट करता है पूरी कंपनी का, या 20% ऑफ इनकम जहां से जनरेट होता है, तो अगर कंपनी किसी ऐसे अंडरटेकिंग को बेचता है, राइट, सेल करता है, लीज करता है, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करता है, जहां से 20% इनकम आ रहा है या जो 20% ऑफ नेटवर्थ कंस्टिट्यूट कर रहा है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। पहले कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन रिसीव्ड बाय इट एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर एमलगमेशन। कंपनी का मर्जर हुआ, एमलगमेशन हुआ दूसरी कंपनी के साथ, कंपेंसेशन मिला। अब जो कंपेंसेशन मिला उसमें मेंबर्स का हक है, तो अगर उसको ट्रस्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करा यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो रिस्क नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर अदर देन ट्रस्ट सिक्योरिटीज कंपनी उस पैसे को लगाना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर सी काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में देखेंगे। पॉइंट नंबर डी में बोला भाई टू रेमिट और गिव टाइम फॉर द रिपेमेंट ऑफ एनी डेब्ट ड्यू फ्रॉम ए डायरेक्टर। डायरेक्टर सबको मान लीजिए एक्सेस रेम्यूनरेशन दे दिया, तो एक्सेस रेम्यूनरेशन दे दिया तो वो डायरेक्टर से रिकवरेबल है विद इन 2 years, ऐसा अपन पढ़ते हैं आगे चल के मैनेजर रेम्यूनरेशन के चैप्टर में। या फिर डायरेक्टर को लोन वगैरह दे दिया, वो पैसा रिकवर करना है, तो कंपनी ऐसा नहीं कर सकता कि डायरेक्टर्स को एक्सटेंडेड टाइम दे दिया या डायरेक्टर से जो पैसा मिल रहा है उसको वेव ऑफ कर दिया। ऐसा करने के लिए कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में क्या बोला है कि अगर कंपनी कभी भी क्या कर रही है, कभी भी बोरोइंग्स ले रही है, क्या कर रही है सर? बोरोइंग्स ले रही है। तो अगर एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स प्लस प्रपोज्ड बोरोइंग एक्सीड कर जाता है एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो इन दैट सिचुएशन एसआर पास करना पड़ेगा एंड विल नॉट बी इंक्लूडिंग द टेम्पररी लोन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंपनीज बैंकर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। टेम्पररी लोन्स को हटा देंगे। तो प्रैक्टिकली क्या करना पड़ेगा? एग्जाम में आपको कैसा क्वेश्चन देगा? एक बैलेंस शीट दे देगा, नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह दे देगा, तो अपने को कंप्यूट करना पड़ेगा। स्टेप 1 कंप्यूटेशन ऑफ एक्जिस्टिंग बोरोइंग्स एंड प्रपोज्ड बोरोइंग्स। तो एक्जिस्टिंग बोरोइंग्स वी कैन टेक फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड प्रपोज्ड बोरोइंग्स वी मे टेक फ्रॉम द नोट्स टू अकाउंट्स। देन स्टेप 2 एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो जो भी फ्री रिजर्व्स हैं उनका एग्रीगेट ले लिया, रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह है, कैपिटल रिजर्व वगैरह उसको एक्सक्लूड कर दिया, पेड अप शेयर कैपिटल को ले लिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम को ले लिया। फिर स्टेप 1 और स्टेप 2 को कंपेयर किया। अगर स्टेप 1 स्टेप 2 से ज्यादा है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और 180 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है कि स्पेशल रिजोल्यूशन शैल आल्सो स्पेसिफाई कि कितना टोटल अमाउंट का बोरिंग लिया जा सकता है। तो 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, दैट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरिंग, कि बोरिंग एक्सीड करा तो एसआर। और 180 सबसेक्शन 2 में बोला कि एसआर शैल आल्सो स्पेसिफाई द अपर लिमिट ऑफ बोरोइंग्स। आई बिलीव इट इज क्लियर। सेक्शन 180 इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनीज, तो बेसिकली पब्लिक कंपनीज के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल हैं, ऐसा एमसीए नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। उसके बाद वी हैव सेक्शन 181 से लेकर 183, तीनों चैरिटी रिलेटेड सेक्शंस हैं। 181 कंपनी टू कंट्रीब्यूट टू बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड्स। कंपनी अगर चैरिटी वगैरह करना चाहती है तो बोला गया है कि अगर यहां पे कंपनी जो कंट्रीब्यूट कर रही है, अगर कंट्रीब्यूशन इज अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years, अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years, तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके काम चल जाएगा। लेकिन इफ इट एक्सीड्स 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एसआर नहीं, ओआर, क्योंकि चैरिटी है ना यार, ठीक है, तो ओआर से काम चल जाएगा। तो अगेन दे में गिव यू द प्रॉफिटेबिलिटी, दे में गिव यू नोट्स, यू मे नीड टू टेक द 3 immediately preceding previous year का प्रॉफिट, देन यू मे नीड टू अप्लाई 5, यू मे नीड टू कैलकुलेट एवरेज नेट प्रॉफिट, यू विल अप्लाई 5% एंड देन यू विल चेक कि whether the contribution is exceeding 5%. If yes, then OR is to be passed. 182 पार्ट्स ऑफ बीओडी टू कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखो यार, पहले जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो बीजेपी गवर्नमेंट ने ना इस सेक्शन के अंदर एक मेजर चेंजेस कर दिए। चेंजेस क्या कर दिया? बोला कि अगर कंपनियां अकाउंट पे ही चेक, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट कर रही है और प्रॉपर्ली P&L में डिस्क्लोजर दे रही है, तो वो जितना चाहे उतना पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती है विदाउट एनी लिमिट। तो अगर अकाउंट पे ही चेक, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू पेमेंट हो रहा है, प्रॉपर्ली P&L में डिस्क्लोजर हो रहा है, तो दे में कंट्रीब्यूट एज मेनी अमाउंट एज दे डीम फिट टू द पॉलिटिकल पार्टीज। खाली प्रोहिबिशन किसके लिए है? गवर्नमेंट कंपनीज के लिए, कि अगर गवर्नमेंट कंपनीज हैं तो इन दैट सिचुएशन दे आर नॉट अलाउड टू डू पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड कोई भी कंपनी जिसके एग्जिस्टेंस को 3 फाइनेंशियल ईयर्स भी नहीं हुए, तो नई कंपनी है, 3 फाइनेंशियल ईयर भी आपके एग्जिस्टेंस को नहीं हुआ, तो वो लोग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। बट अदर देन दैट एनी अमाउंट में बी कंट्रीब्यूटेड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खाली वही अकाउंट पे ही चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का कंडीशन है और प्रॉपर्ली P&L में डिस्क्लोज होना चाहिए।
183 पार्ट्स ऑफ बीओडी एंड अदर ऑथराइज्ड पर्संस टू कंट्रीब्यूट टू नेशनल डिफेंस फंड। तो बोला गया कि भैया आप देश के डिफेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप कितनी अच्छी इंटेंशन है, हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले। बीओडी इज ऑथराइज्ड टू कंट्रीब्यूट सच अमाउंट एज इट में डिम फिट टू द नेशनल डिफेंस फंड और एनी अदर फंड, बट अगेन P&L के अंदर प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा अपना पार्ट्स ऑफ बीओडी का पार्ट हो गया फ्रॉम सेक्शन 176 टू 183, एक्सक्लूडिंग अगेन 177 178। कमिटीज ऑफ द बोर्ड सेक्शन 177 178 ये अपन ऑलरेडी देख लिया, 177 178। और उसके बाद अब आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वाला यूनिट, जिसके अंदर अपने 3 सेक्शंस है, 184 है, 188 है, 189 है। 184 क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट यहां पे इंश्योर करना पड़ेगा। जितने भी डायरेक्टर्स है कंपनी के, उनको बोर्ड मीटिंग अटेंड करने से पहले ना डिस्क्लोजर दे देना है कि भाई मेरी फलानी कंपनीज में इंटरेस्ट है, मेरी फलानी कंपनीज में होल्डिंग है, मेरे पास इतने सॉल प्रोप्राइटरशिप्स हैं, मैं इन कंपनीज का डायरेक्टर हूं, मैं इन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं। ताकि कंपनी अगर वैसे कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही है या वैसे फर्म के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही है तो पता रहेगा ना इस डायरेक्टर का इंटरेस्ट। तो अकॉर्डिंगली ही विल बी एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग कि भाई आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट है इस फर्म के साथ जिसके साथ अपन कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने वाले हैं, आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट है इस कंपनी के साथ, तो अकॉर्डिंगली आप वोट ना करें, वरना क्या होगा कि आपका एक बायस्ड वोटिंग होगा। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेक्शन। अब 184 में मेनली 2 सबसेक्शन है, 184 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 टॉक्स अबाउट द जनरल डिस्क्लोजर एंड सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट द स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। सबसेक्शन 1 जब भी पढ़ेंगे ना आपके दिमाग में आना चाहिए, वो पहली बार जब हम मिले सारा डिस्क्लोजर्स मैंने दे दिया। तो जो भी पहला बोर्ड मीटिंग होगा ना उसके अपॉइंटमेंट के बाद, या फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, तो जो भी पहला बोर्ड मीटिंग होगा ना डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के बाद, तो वो क्या करने वाला है, एवरी डायरेक्टर वो क्या करने वाला है, सारा इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देने वाला है फॉर्म एमबीपी 1 में कि जिस भी कंपनी में वो शेयर होल्ड करता है, जहां भी उसका शेयर होल्डिंग है, जहां भी उसका कोई इंटरेस्ट है, तो वो क्या कर देगा, फॉर्म एमबीपी 1 में डिस्क्लोज कर देगा। और मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि यार फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जब अटेंड किया तो XYZ लिमिटेड के अंदर कोई शेयर नहीं खरीदा था, लेकिन जब अगला बोर्ड मीटिंग आया तब तक XYZ में शेयर होल्ड कर लिया, तो चेंज हो गया, डिस्क्लोजर चेंज आ गया वहां पे। तो जो अगला बोर्ड मीटिंग होगा वहां पे अगर कोई भी चेंज आ रहा है बीच में, उसके बारे में क्या कर देगा, डायरेक्टर डिस्क्लोज कर देगा। ये तो हो गया जनरल डिस्क्लोजर। 184 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पे दिया हुआ है हर एक डायरेक्टर डायरेक्टली एंड डायरेक्टली क्या करेगा, मान लीजिए कंपनी कभी भी किसी ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने वाली है जिसमें कंपनी के डायरेक्टर का एदर इंडिविजुअली या फिर इन कॉम्बिनेशन विद अदर डायरेक्टर्स होल्डिंग है मोर देन 2% ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, मोर देन 2%, तो डिस्क्लोज कर देगा, बता देगा कि देखो भैया इस बॉडी कॉर्पोरेट में मेरा 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है। या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने वाला है जिसमें डायरेक्टर प्रमोटर है, मैनेजर है, सीईओ है, तो डायरेक्टर बता देगा कि इस फलाने बॉडी कॉर्पोरेट में मैं प्रमोटर हूं, मैनेजर हूं, सीईओ हूं। सिमिलरली इफ इज ए पार्टनर ऑफ ए फर्म या फिर ही इज ए ओनर ऑफ ए सॉल प्रोप्राइटरशिप, राइट, या फिर इज ए मेंबर, तो इन दैट वाले सिनेरियोस वो क्या कर देगा, डिस्क्लोज कर देगा, मैं फलाने कंपनी का मेंबर हूं, मैं पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं, मैं सॉल प्रोप्राइटरशिप का ओनर हूं, तो वो क्या कर लेगा, प्रॉपर्ली अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज कर देगा। ही विल गिव ए प्रॉपर डिस्क्लोजर एंड वंस से गिव्स ए प्रॉपर डिस्क्लोजर, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसको डिबायर कर दिया जाएगा कि वो बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, वहां पे वोट नहीं करेगा। अब यहाँ पे एमसी नोटिफिकेशन के थ्रू एक एग्जामिशन दिया हुआ सेक्शन 8 कंपनीज को कि सेक्शन 8 कंपनीज के अंदर ये जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर ट्रांजैक्शन का वैल्यू 1 लाख रुपीज एक्सीड करे। क्या करे, 1 लाख रुपीज एक्सीड करे। अब 184 में एक चीज और मुझे शेयर करनी है, इसका पेनल्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मेन नोट से मैं आपको पेनल्टी दिखा रहा हूं कि पेनल्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है सेक्शन का, आपको पेनल्टी याद रखना है। तो अगर यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन होता है सेक्शन 184 का, तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। अदर देन दैट सेक्शन 167 जो वैकेशन का सेक्शन था उसमें याद करो एक ग्राउंड था कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 184, तो डायरेक्टर कंसर्न डायरेक्टर हैज टू वैकेट द ऑफिस इफ ही हैज कॉन्ट्रावेंड, इफ ही हैज नॉट डिस्क्लोज द इंटरेस्ट। एंड साथ ही साथ 184 का जो स्पेसिफिक पेनल्टी है वो भी लगेगा। स्पेसिफिक पेनल्टी क्या है, फ्लैट पेनल्टी है। फ्लैट पेनल्टी है, बोला लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा, लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा। सच डायरेक्टर शैल बी पनिशेबल विद 1 लाख रुपीज। तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 184 एक तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, दूसरा ऑफिस वैकेट करना पड़ जाएगा अंडर सेक्शन 167, और तीसरा 1 लाख रुपए का फ्लैट पेनल्टी लग जाएगा। क्लियर। 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये मैं आपको मेन बुक से ही दिखा रहा हूं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो देखना अगर हम लोग बात करें तो इस सेक्शन के अंदर ना मेनली आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए कि सर रिलेटेड पार्टीज आखिर होती कौन है, जो सेक्शन 2 क्लॉज 76 में डिफाइंड है। दूसरा पता होना चाहिए कि व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस के अंदर आप देखोगे यार ऑल द ट्रांजैक्शन, सेल, परचेज, लीज, सर्विस, ये तो कॉमन ट्रांजैक्शन जो डे टू डे लाइफ में अपन हियर करते हैं, ये सारा आ जाएगा।
अपार्ट फ्रॉम दैट सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन जिसका शायद आपको जिक्र दिमाग में ना आए, जैसे अंडरराइटिंग या फिर डायरेक्टर को हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दे दिया, तो ये दो स्पेसिफिक पॉइंट है। तो ये सारा क्या हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया। अब हर ट्रांजैक्शन का एक लिमिट दिया हुआ है। अगर कंपनी रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन अंडरटेक करती है अप टू द गिवन लिमिट, तो वहां पे बोर्ड रिजोल्यूशन ऑडिट कमेटी अप्रूवल लेके काम चल जाएगा। और अगर कंपनी वहां पे ये जो ट्रांजैक्शंस अंडरटेक करती है रिलेटेड पार्टीज के साथ दैट इज एक्सीडिंग द लिमिट, तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा। तो एक हो गया अप्रूवल वाला पार्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। और चौथा एक्सेप्शन, कि सेक्शन के अंदर क्या क्या एक्सेप्शन है, क्या क्या एक्सेप्शन है। किसी भी टफ सेक्शन के अंदर हमेशा ना इजी से टफनेस की तरफ मूव करना चाहिए, चीजें आसान होती हैं। तो सबसे पहले अप्रूवल्स, कि कंपनी अगर कभी भी अपने रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन एंटर करती है तो अप्रूवल कौन कौन सा चाहिए भैया। पहले तो नोटिस दे दो बोर्ड मीटिंग का, बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर दो बोर्ड मीटिंग में। दूसरा, अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल ले लो। और तीसरा, अगर लिमिट एक्सीड हो रहा है, थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो रहा है, तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर दो। एसआर का रिक्वायरमेंट पहले हुआ करता था, हटा दिया, क्योंकि देखा गया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमन नाउअडेज एंड ऑलरेडी ऑडिट कमेटी का अप्रूवल तो लिया ही जा रहा है, तो एसआर के रिक्वायरमेंट को हटा दिया, ओआर की रिक्वायरमेंट लॉ मेकर ने इंट्रोड्यूस कर दी। देन ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हैं और ट्रांजैक्शंस की लिमिट्स कौन कौन सी है। तो आप देखोगे द कॉमन ट्रांजैक्शन, सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ गुड्स मटेरियल, सेलिंग, डिस्पोजिंग, बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, गिविंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, रेंटिंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। ये तो 4 कॉमन पॉइंट हो गया। उसके अलावा 2 स्पेसिफिक क्या हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी टू एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, या फिर अंडरराइटिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज ऑब्लिक डेरिवेटिव्स ऑफ द कंपनी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब हो गया कि एक बंदा क्योंकि कंपनी का डायरेक्टर है, उसको अपने कंपनी में कोई एडिशनल पोस्ट दे दिया विद रेम्यूनरेशन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो कंपनी का डायरेक्टर है। अब इन सबका लिमिट आसान है बहुत याद करना। लिमिट क्या दिया हुआ है, आप ये याद रखो, नॉर्मली हर जगह दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर। क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर। लेकिन लॉजिकल सी बात बताओ यार, अगर प्रॉपर्टी खरीदा बेचा तो उसका इंपैक्ट टर्नओवर में नहीं आएगा, नॉर्मली नेटवर्थ में आएगा। तो प्रॉपर्टी वाले पॉइंट में बोल दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ नेटवर्थ, वरना हर जगह चाहे सेलिंग का पॉइंट हो, चाहे लीजिंग का पॉइंट हो, चाहे सर्विस का पॉइंट हो, हर जगह बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर। क्लियर है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में मंथली बेसिस में बोला कि अगर आपने किसी डायरेक्टर को, रिलेटेड पार्टी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दिया, कोई एक्स्ट्रा पोस्ट दिया कंपनी में या सब्सी में या एसोसिएट में, और 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का रेम्यूनरेशन पे कर दिया मंथली, तो ओआर पास करना होगा। तो वहां पे लिमिट है 2.50 लाख रुपए पर मंथ। और अंडर राइटिंग सब्सक्रिप्शन वाले केस में बोला 1% ऑफ नेटवर्थ, 1% ऑफ नेटवर्थ। तो अकॉर्डिंगली अगर कोई भी सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ गुड्स मटेरियल का ट्रांजैक्शन अगर कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी के साथ करता है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, कैसे भी करता है, और वो जो लिमिट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर है, तो ओआर भी पास करना होगा जनरल मीटिंग में। सिमिलरली सेलिंग, डिस्पोजिंग, बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी वाले पॉइंट में अगर वो लिमिट ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ नेटवर्थ एक्सीड कर रही है, ओआर भी पास करना होगा जनरल मीटिंग में। लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी में ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर। एवलिंग, रेंडरिंग ऑफ सर्विस में ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर। अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी में अगर 2.5 लाख से ज्यादा का मंथली रेम्यूनरेशन पे कर रहा है और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दिया है, तब वहां पे ओवर पास करना पड़ेगा। एंड अंडर राइटिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज ऑब्लिक डेरिवेटिव्स में अगर सब्सक्रिप्शन के अमाउंट 1% ऑफ नेटवर्थ से ज्यादा है, तब ओवर पास करना पड़ेगा। राइट। उसके बाद रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी हैं। तो रिलेटेड पार्टीज जो सेक्शन 2+76 में डिफाइंड है, आप इसमें सिंपल सा एक लॉजिक याद रखो यार, आपका ये सेक्शन बहुत सिंपल हो जाएगा, डेफिनेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। 3 पॉइंट ना रिलेटेड पार्टीज में, 3 जो पॉइंट कवर्ड है यहाँ पे इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में, इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में। 1 पॉइंट फर्म के रिस्पेक्ट में है, 1 पॉइंट प्राइवेट कंपनी के रिस्पेक्ट में है, 1 पॉइंट पब्लिक कंपनी के रिस्पेक्ट में है। तो 3 पॉइंट इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में है, 1 पॉइंट फर्म के रिस्पेक्ट में है, 1 पॉइंट प्राइवेट कंपनी के रिस्पेक्ट में है, 1 पॉइंट पब्लिक कंपनी के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में, पब्लिक कंपनी के रिस्पेक्ट में है। क्लियर है। 1 पॉइंट आप याद रख सकते हो बॉडी कॉर्पोरेट के रिस्पेक्ट में है। तो इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में क्या क्या है, कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का रिलेटिव, ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये कंपनी के लिए उनके रिलेटेड पार्टीज हैं। सिमिलरली कंपनी के केएमपीज कंपनी के रिलेटिव्स, तो ये भी क्या है कि कंपनी के लिए उनके रिलेटेड पार्टीज हैं। एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस ए डायरेक्टर और मैनेजर इज एक्स्टम टू एक्ट। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कहने को ऑफिशियली कंपनी का रिलेटेड पार्टी नहीं दिख रहा, बट जिसके एडवाइस, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस में कंपनी के मैनेजर्स, डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, तो वो जो व्यक्ति है वो भी कंपनी का रिलेटेड पार्टी है। तो 3 पॉइंट इंडिविजुअल वाला हो गया। उसके बाद आप देखोगे 1 पॉइंट फर्म वाला हो गया। तो कोई भी फर्म जिसमें हमारे कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या फिर उनका रिलेटिव पार्टनर है, अब ऑब्वियस सा चीज है ना यार, फर्म में तो पार्टनर ही होगा, तो वो जो फर्म है वो भी कंपनी का रिलेटेड पार्टी हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला, 1 पॉइंट प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड है।
तो प्राइवेट कंपनी का एक पॉइंट है, ए प्राइवेट कंपनी इन विच ए डायरेक्टर और मैनेजर और हिज रिलेटिव इज ए मेंबर और डायरेक्टर। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी है वहां पार्टनर तो होगा नहीं, जिसमें हमारा डायरेक्टर या मैनेजर या उनका रिलेटिव या तो मेंबर है या डायरेक्टर है, तो वो जो प्राइवेट कंपनी है वो भी कंपनी की रिलेटेड पार्टी हो गई। उसके बाद अब देखोगे बॉडी कॉर्पोरेट से रिलेटेड 2 पॉइंट मिल जाएगा आपको। बॉडी कॉर्पोरेट से रिलेटेड एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज बीओडी मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इज अकस्टम्ड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए डायरेक्टर और मैनेजर। तो कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट है जो हमारे डायरेक्टर मैनेजर के इशारों में काम करता है, वो दूसरा जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो भी हमारा रिलेटेड पार्टी हो गया। या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि होल्डिंग है, सबसी एसोसिएट है कंपनी का, तो वो जो दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट जो होल्डिंग है, सबसी एसोसिएट है, वो रिलेटेड पार्टी हो गया। या सबसी ऑफ होल्डिंग भी रिलेटेड पार्टी हो गया, टू विच इट इज आल्सो ए सबसी। या कोई इन्वेस्टिंग कंपनी है या वेंचरर है तो वो भी रिलेटेड पार्टी हो गया। तो आप देखोगे भाई बॉडी कॉर्पोरेट से रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट इंडिविजुअल से रिलेटेड, फर्म से रिलेटेड एक, प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड एक, पब्लिक कंपनी से रिलेटेड एक। अब आप कंबाइंड ट्रेडिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ ट्रांजैक्शन अंडरटेक करा जो कि कंपनी की एसोसिएट है, यानी रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में आता है। अगर वो ट्रांजैक्शन सेल परचेज सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस मेटेरियल्स का है और वो जो ट्रांजैक्शन का लिमिट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर है, तो बोर्ड रिजोल्यूशन भी पास करना है, ऑडिट कमेटी अप्रूवल भी लेना है, ओआर भी पास करना है। इस तरीके से मैं सारे पॉइंट्स के साथ कंबाइंड ट्रेडिंग कर सकता हूं। तो एवरी पॉइंट विद दिस पॉइंट आई कैन डू द कंबाइंड ट्रेडिंग। तो एक साथ क्या हो जाएगा कि मल्टीपल चीजें हम साथ में रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद क्लैरिफिकेशंस दिया हुआ है, द अबव लिमिट्स शैल अप्लाई फॉर ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शंस टू बी एंटर्ड इनटू either individually or taken together with the previous transactions। तो पूरे साल भर में अगर 4 ट्रांजैक्शंस हैं तो चारों का मिलाकर देखना कि ये लिमिट एक्सीड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये जो भी टर्नओवर नेट वर्थ है इसको देखा जाएगा, कंप्यूट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। अगर एक होल्डी ऑन सबसी है तो जो रिजोल्यूशन होल्डिंग कंपनी पास कर रहा है वो सफिशिएंट है फॉर द पर्पस ऑफ एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शंस विद द होल्डी ऑन सबसी। होल्डी ऑन सबसी को अपने वहां पे अलग से रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। Where any interested actor is interested in any contract or arrangement with a related party, such director shall not be present at the meeting during discussions on the subject matter of the resolution। अगर कोई भी इंटरेस्टेड एक्टर है वहां पे तो वो प्रेजेंट नहीं रहेगा at the meetings during the subject matter of the discussion। It is also provided that no member of the company shall vote on such resolution to approve any contract or arrangement which may be entered into by a company if such member is a related party। उसके बाद यहां पे कुछ एक्सक्लूजन्स हैं कि ये सेक्शन कब कब एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बोला गया फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 यानी ओवर वाला जो पॉइंट है इज नॉट एप्लीकेबल अगर एक गवर्नमेंट कंपनी एंटर कर रही है कोई कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट विद अनदर गवर्नमेंट कंपनी और विद सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, या फिर अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी अगर प्रायर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट लिया हुआ है या फिर मिनिस्ट्री लिया हुआ है, प्रायर अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट लिया हुआ है, तो ये एक एक्सक्लूजन है। उसके अलावा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एंटर हो रहा है रिलेटेड पार्टीज के साथ, तब जहां जाकर यहां रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, तब जाकर ये रिक्वायरमेंट यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 188 इज नॉट एप्लीकेबल इफ ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट एप्लीकेबल वेयर ट्रांजैक्शन इज अराइजिंग आउट ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और अमलगमेशन। राइट, अगर ट्रांजैक्शन होल्डी ऑन सबसी के साथ है, अगर ट्रांजैक्शन 100% सब्सिडरी कंपनी के साथ है तो वहां पे ओआर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मान लीजिए लेट अस से ओआर पास करना था या बोर्ड रिजोल्यूशन लेना था या ऑडिट कमेटी अप्रूवल लेना था, नहीं पास किया, अप्रूवल नहीं लिया और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अंडरटेक कर लिया, तो 3 महीने के अंदर एक ऑप्शन है कि आप रेक्टिफाई करा लीजिए उस चीज को। अगर रेक्टिफाई नहीं कराया तब जाकर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। और जो पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन है सेक्शन का वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि एक मेजर सेक्शन है तो आप देखोगे यहाँ पे पेनल्टी का अमाउंट मोटा है। बोला लिस्टेड कंपनी है तो सीधा 25 लाख का पेनल्टी लगेगा और अदर कंपनी है तो सीधा 5 लाख का पेनल्टी लगेगा। तो जो भी डायरेक्टर्स है, ऑफिसर्स है कंपनी के जिन्होंने ऑथराइज किया था उस ट्रांजैक्शन को, उस अरेंजमेंट को इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 188, तो अगर लिस्टेड कंपनी का मामला है तो सीधा 25 लाख रुपीज का पेनल्टी और अदर कंपनी का मामला है तो सीधा 5 लाख रुपीज का पेनल्टी। तो इट्स अ वेरी हैवी पेनल्टी, इतना हैवी पेनल्टी आपने नहीं देखा अभी तक। एंड 189 रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। तो कंपनीज को अगेन एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है फॉर्म MBP 4 में फॉर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट दैट आर एंटर्ड इनटू 184 सबसेक्शन 2 और 188। जितने भी डिस्क्लोजर्स दिए थे वो भी सारे रजिस्टर का पार्ट होंगे, और रजिस्टर जो है हमेशा इंस्पेक्शन के लिए कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा रहेगा, हर AGM में मीटिंग में एक्सेसिबल रहेगा, बट अगेन एग्जाम के लिए ज्यादा काम का नहीं है। 188 को ना 164 के साथ भी कोरिलेट करना, बिकॉज 164 सबसेक्शन 1 के क्लॉज डी में लिखा गया था कि अगर वहां पे डायरेक्टर ने 188 का कॉन्ट्रावेंशन करा है पिछले 5 सालों में तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा।
तो वो 164 का जो एक रेलिवेंट पॉइंट था उसके साथ अपने को कोरिलेट करना पड़ेगा। 177 के अंदर भी अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी का जो पार्ट था जहां दिया गया था अप्रूव रिलेटेड पार्टीज, उसके साथ कोरिलेट करना है, क्योंकि ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए टू अंडरटेक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ये बात सेक्शन 188 में कहीं नहीं दिया, ये 177 में दिया है, एंड दैट रिक्वायरमेंट हैज कम फ्रॉम 177। सो अगेन दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर अलोंग। तो ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट था पूरे चैप्टर का, दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस 184, 188, 189। अब देखना अपन आता है अगले यूनिट में, दैट इज लोन्स इन्वेस्टमेंट, राइट। तो सेक्शन 185, 186, 187। 185 क्या बोला हुआ है, लोन टू डायरेक्टर्स। तो नॉर्मल रूल ये है कि भाई कंपनी अपने डायरेक्टर को ना लोन नहीं दे सकता, या फिर होल्डिंग सब्सिडी के डायरेक्टर वगैरह को लोन नहीं दे सकता, या फिर मान लीजिए बैंक वगैरह लोन दे रही है डायरेक्टर्स को, तो डायरेक्टर्स के बिहाफ में गारंटी इश्यू नहीं कर सकता। दैट इज द जनरल रूल, बट अगेन देयर आर एक्सेप्शंस। तो क्या दिया एग्जैक्टली सेक्शन 185 में देखते हैं। There are two restrictions in section 185. Two restrictions है, दो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन वाले सिचुएशंस हैं कि कब कब कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे ही नहीं सकता। टू एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस दिया हुआ है यहां पे। बोला पहला, एक कंपनी कैन नॉट गिव लोन डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स और डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी और एनी पार्टनर और रिलेटिव ऑफ एनी सच डायरेक्टर और एनी फर्म इन विच सच रिलेटिव और डायरेक्टर और रिलेटिव इज ए पार्टनर। तो कंपनी किसको लोन नहीं दे सकता, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, अपने डायरेक्टर्स को नहीं दे सकता, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को नहीं दे सकता, और एनी पार्टनर और रिलेटिव ऑफ एनी डायरेक्टर, डायरेक्टर के पार्टनर रिलेटिव को नहीं दे सकता, या कोई भी ऐसा फर्म जिसमें डायरेक्टर या डायरेक्टर का रिलेटिव पार्टनर है वैसे फर्म को नहीं दे सकता। सिमिलरली बोला गया कि इनके बिहाफ में गारंटी भी इशू नहीं कर सकता। एक कंपनी कैन नॉट गिव गारंटी और सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए लोन गिवन बाय एनी अदर पर्सन टू एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स और any director of its holding company or partner or relative of any director or any firm in which such director or relative is a partner। तो चार कॉमन लिस्ट है, खुद का डायरेक्टर, होल्डिंग का डायरेक्टर, पार्टनर रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, या कोई भी फर्म जिसमें सच डायरेक्टर का रिलेटिव, जिसमें सच डायरेक्टर और रिलेटिव इज ए पार्टनर। तो ये चार जगह प्लान ना लोन दे सकते हो, और अगर ये कहीं और से लोन ले रहे हैं तो आप इनके लिए गारंटी भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, एक कंपनी में एडवांस एनी लोन और गिव एनी गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विथ लोन टेकन बाय एनी पर्सन इन हुम एनी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। एक एक्सप्रेशन डिफाइन कर दिया, एनी पर्सन इन हुम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। एनी पर्सन इन हुम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड के अंदर आप देखोगे कि 3 लोगों को शामिल किया। तो बोला कि अगर वो लोग इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, एनी पर्सन इन हुम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड, तो वहां पे लोन दिया जा सकता है, गारंटी इशू किया जा सकता है अगर 2 शर्तें सेटिस्फाई हो जाए। पहला शर्त, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग, मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए मालिकों का। और दूसरा, जो बोरोइंग कंपनी है वो लोन्स को यूटिलाइज करेगी अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए। तो जो बोरोइंग कंपनी है वो लोन्स को यूटिलाइज करेगी अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए। तो जनरल मीटिंग में असर पास हो जाए, और अगर बोरोइंग कंपनी अंडरटेक कर दे कि भैया जो बोरोइंग अमाउंट है उसको यूटिलाइज करने वाले हैं प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए, तो यहां पर कंपनी लोन दे सकती है, डायरेक्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। किसको? एनी पर्सन इन हुम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। अब हु कम्स अंडर दिस कैटेगरी? एनी पर्सन इन हुम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। यहां पे याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनी के रिस्पेक्ट में 1 पॉइंट है, बॉडी कॉर्पोरेट के रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट है। रिलेटेड पार्टीज का जो डेफिनेशन था वो तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, इंडिविजुअल्स के रिस्पेक्ट में 3 था, प्राइवेट कंपनी के रिस्पेक्ट में 1 था, बॉडी कॉर्पोरेट के रिस्पेक्ट में 2 थे। यहां सिंपल है, प्राइवेट कंपनी के रिस्पेक्ट में 1, बॉडी कॉर्पोरेट के रिस्पेक्ट में 2। एनी प्राइवेट कंपनी ऑफ विच एनी सच डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर और मेंबर। तो भाई कोई दूसरा प्राइवेट कंपनी है जिसमें मेरा डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर है या मेंबर है, बस उतना रिश्ता है, तो उस प्राइवेट कंपनी को लोन दिया जा सकता है, उसके बिहाफ में गारंटी इशू किया जा सकता है अगर ऐसा पास कर लिया जाए जनरल मीटिंग में, और वो जो प्राइवेट कंपनी है वो अंडरटेकिंग दे दे कि वो जो बोरिंग का पैसा है हम सिर्फ प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में यूज करेंगे। दूसरा, एट एनी बॉडी कॉर्पोरेट एट अ जनरल मीटिंग of which not less than 25% of the total voting power may be exercised or controlled by such director। तो कोई ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट है जिसमें हमारे डायरेक्टर्स का एटलीस्ट 25% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, तो वो जो बॉडी कॉर्पोरेट है क्या माना जाएगा कि उसमें हमारे डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, क्योंकि 25% ऑफ वोटिंग पावर हमारे डायरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं, होल्ड करते हैं, तो उस बॉडी कॉर्पोरेट में हमारे डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट है। डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट है, फिर भी कंपनी चाहे तो वैसे बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे सकती है, उनके बिहाफ में गारंटी इशू कर सकती है, अगेन इफ दिस 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। एंड तीसरा, any body corporate the board of directors, MDs or managers whereof is accustomed to act in accordance with the directions or instructions of the BOD or any director or directors of the lending company। तो अगर ऐसा है कि भाई कोई ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके BODs, मैनेजर्स
बीओडीज, एमडीज, मैनेजर्स लैंडिंग कंपनी के डायरेक्टर्स के इशारों के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट भी क्या है, माना जाएगा कि उनमें हमारे डायरेक्टर का इंटरेस्ट है। दे विल फॉल अंडर द एक्सप्रेशन एनी पर्सन इन होम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। और वैसे बॉडी कॉर्पोरेट को भी लोन दिया जा सकता है अगर ये दो शर्तें सेटिस्फाई हो जाए। क्लियर है? उसके बाद कुछ लोन्स एडवांसेस है जो परव्यू ऑफ सेक्शन में फॉल ही नहीं करते। बोला अगर एमडी डब्ल्यूटीडी को लोन दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर को लोन दिया अंडर अ स्कीम अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, या फिर दैट फैसिलिटी ऑफ लोन इज अवेलेबल टू ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, तो वहां पे दिया जा सकता है, सेक्शन 185 वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर बाय ए कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वेयर इंटरेस्ट रेट चार्ज इज नॉट लेस देन द रेट फिक्स्ड बाय द आरबीआई, तो कंपनी को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम ही लोन देना है, कंपनी अपने एमडीज डब्ल्यूटीडीज को भी लोन दे रही है, और जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है वो आरबीआई के रेट से कम नहीं है, यानी फेवर नहीं दे रहा, तो वहां पे अलाउड है, सेक्शन 185 एप्लीकेबल नहीं होगा। होल्डी ऑन सब्सिडी के केस में सेक्शन एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है कि अगर होल्डी ऑन सब्सिडी है तो चाहे होल्डी ऑन सब्सिडी को लोन दिया या उनके बीहाफ में गारंटीज इशू करा या सिक्योरिटीज इशू करा, सारी चीज में एग्जम्पशन मिला हुआ है। लेकिन सब्सिडी अगर खाली एक नॉर्मल सब्सिडरी है तो सब्सिडरी के बिहाफ में ना होल्डिंग कंपनी गारंटी दे सकता है, डायरेक्टली लोन नहीं दे सकता। होल्डी ऑन सब्सिडी के लिए सब कुछ माफ है, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी सब माफ है, लेकिन सब्सिडी के लिए सिर्फ गारंटी माफ है, बाकी चीज माफ नहीं है। गारंटी माफ है, सिक्योरिटी माफ है, लोन माफ नहीं है। तो अगर एग्जम्पशन की बात करें तो सब्सिडी फ्रॉम सेक्शन 185, तो होल्डी ऑन सब्सिडी है तो लोन भी माफ है, गारंटी सिक्योरिटी भी माफ है, सब्सिडी है तो सिर्फ लोन माफ है, गारंटी सिक्योरिटी माफ नहीं है। उसके अलावा एडिशनली बोला गया है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 185 शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू ए प्राइवेट कंपनी, कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी के ऊपर सेक्शन 185 एप्लीकेबल नहीं होगा जो प्राइवेट कंपनी 3 शर्तें पूरी करे, 3 कंडीशंस। व्हाट आर द 3 कंडीशंस? पहली शर्त, उस प्राइवेट कंपनी के शेयर कैपिटल में किसी भी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट ने पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, उस प्राइवेट कंपनी के शेयर कैपिटल में किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट ने पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रखा है। एंड दूसरी शर्त, borrowings of such a company from banks or financial institutions or body corporate is less than twice of paid up share capital of 50 crore rupees whichever is less। वो जो प्राइवेट कंपनी का बोरिंग है फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बॉडी कॉर्पोरेट, वो ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से कम है या फिर 50 CR whichever is less। ये दूसरी शर्त है, साइमल्टेनियसली कंप्लाई करना होगा। एंड तीसरी शर्त, such a private company which has made no default in repayment of such borrowings subsisting at the time of मेकिंग ट्रांजैक्शंस अंडर दिस सेक्शन, तो उस कंपनी ने, प्राइवेट कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं कर रखा है इन रिपेमेंट ऑफ एनी सच बोरिंग जो उस टाइम सबसिस्टिंग था। तो अगर एक प्राइवेट कंपनी ये तीनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई कर दे, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर दे, शेयर कैपिटल वाला, बोरिंग वाला, डिफॉल्ट वाला, शेयर कैपिटल वाला, बोरिंग वाला, डिफॉल्ट वाला, तो उस प्राइवेट कंपनी को भी सेक्शन 185 से एग्जम्पशन मिल जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल है जब लोन दिया जा रहा है, एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग द लोन। एनी चेंज इन सर्कमस्टेंसेस देयरआफ्टर विल नॉट मेक द सेक्शन एप्लीकेबल। तो दिस इज समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्लानिंग ऑफ द सेक्शन। उसके बाद सेक्शन 186 की बात करें, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी, तो एक तो सेक्शन के अंदर बोला हुआ है यार कि कोई भी कंपनी ना 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी के बियॉन्ड जाकर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडी के बियॉन्ड जाकर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, राइट। उसके इन्वेस्टमेंट का जो लेयर्स है वो 2 लेयर के बियॉन्ड नहीं हो सकता। तो सेक्शन के अंदर बोला हुआ है ए कंपनी शैल नॉट मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसका क्या मतलब हो गया, एक कंपनी ने अपने सब्सिडी में इन्वेस्ट किया, सब्सिडी के थ्रू दूसरे सब्सिडी में इन्वेस्ट किया, तो फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा पॉसिबल नहीं है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा पॉसिबल नहीं है, वो 2 लेयर्स तक ही सीमित है, राइट। लेकिन अगर कंपनी एक्वायर कर रही है दूसरे कंपनी को जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, और जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है वहां ये 2 लेयर्स का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वहां पे एक्विजिशन किया जा सकता है, तो वहां पे एक्विजिशन पूरा किया जा सकता है, या रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ को मीट करने के लिए एक्विजिशन किया जा सकता है। उसके अलावा सेक्शन 186 के अंदर बोला गया है कि अगर कंपनी कभी भी क्या करती है सर, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स इन्वेस्टमेंट करती है, लोन्स देती है, गारंटीज वगैरह इशू करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टमेंट करती है दूसरा कंपनीज के ऊपर, सेक्शन 185 एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। सेक्शन 185 के जो लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहे, बाकी कंपनीज की बात कर रहे हैं। तो वहां अगर लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आता है, तो एक तो बोला गया सर यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग के अंदर। तो हमने 179 सबसेक्शन 3 के केस में क्लॉज ई के साथ एक कॉन्ट्रडिक्शन भी देखा था। तो एक तो यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, दूसरा ना कुछ यहां पे लिमिट दिया गया, बोला गया है कि अगर वो जो इन्वेस्टमेंट का लिमिट है, अगर वो जो इन्वेस्टमेंट का लिमिट है वो एक्सीड कर जाता है, एक्सीड कर जाता है कितना, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम विच एवर इज हायर, तो स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा। तो यूनानिमस रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में चाहिए ही चाहिए। दूसरा कंडीशन है
कि अगर यहां पे लिमिट्स क्रॉस कर जाती है, कितना पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम का एग्रीगेट ले लीजिए, 60% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसको कंपेयर करिए फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम का एग्रीगेट लीजिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम को मत लीजिए और 100% से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों में से विच एवर इज हायर लीजिए। तो दोनों में से विच एवर इज हायर ले लिया। अब आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको इस लिमिट से कंपेयर कर लीजिए जो कंपेयर करने के बाद मिला है। तो अगर आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो इस लिमिट से ज्यादा है तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा। लेकिन अगेन होल्डी ऑन सब्सिडी वगैरह को यहाँ पे एग्जम्पशन दिया हुआ है, होल्डी ऑन सब्सिडी वगैरह को एग्जम्पशन दिया हुआ है, क्लियर है। और यहां पे साथ ही साथ बोला हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पीएफआई है और पीएफआई से कंपनी ने लोन लिया हुआ है और वहां पे डिफॉल्ट है, देयर इज अ सबसिस्टिंग डिफॉल्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द इन्वेस्टमेंट और गिविंग द लोन, तो पीएफआई का भी अप्रूवल चाहिएगा। तो अगर टर्म लोन सबसिस्टिंग है पीएफआई का तो पीएफआई का भी अप्रूवल चाहिएगा। अब पीएफआई कौन है ये भी बताना चाहिए, है ना, कि पीएफआई कौन है, हु इज द पीएफआई। तब देखोगे एलआईसी पीएफआई के डेफिनेशन में आता है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीएफआई के डेफिनेशन में आता है, ये सारे पीएफआई के डेफिनेशन में आते हैं। तो पीएफआई का डेफिनेशन दिया हुआ सेक्शन 2 क्लॉज 72 के अंदर, पता होना चाहिए हु आर पीएफआई। देन आईडीएफसी भी पीएफआई के डेफिनेशन में आता है, राइट। तो पता होना चाहिए कि पीएफआई कौन है, बिकॉज एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट सबसिस्टिंग है, डिफॉल्ट सबसिस्टिंग है किसका, लेट अस से उसने एग्जाम के अंदर दे दिया कि भैया डिफॉल्ट सबसिस्टिंग है लेट अस से एचडीएफसी बैंक का, तो एचडीएफसी बैंक का सबसिस्टिंग है तो एचडीएफसी बैंक का अप्रूवल नहीं चाहिएगा बिकॉज दैट इज नॉट ए पीएफआई, तो दैट इज समथिंग यू नीड टू नो। उसके बाद एक्सेप्शंस दिया हुआ सेक्शन 186 का, राइट, एग्जम्पशंस दिया हुआ है कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, हाउसिंग कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उनका काम ही इन्वेस्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज करना ही कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट करना ही उसका काम है, तो सेक्शन 186 वहां पे नहीं लगेगा। होल्डी ऑन सब्सिडी के केस में सेक्शन 186 नहीं लगेगा, एनबीएफसी वगैरह के केस में सेक्शन 186 नहीं लगेगा, राइट शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ तो 186 नहीं लगेगा। तो इस तरीके से 186 से काफी सारे एग्जम्पशंस दे दिया है ना, क्या कर दिया, काफी सारे एग्जम्पशंस दे दिया। फर्दर जो 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी वाला पॉइंट था, बैंकिंग कंपनीज हो गई, एनबीएफसीज हो गई, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गई, गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, दे कैन मेक इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड द 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडी। तो बैंकिंग कंपनीज को एग्जम्पशन दे दिया, एनबीएफसी को एग्जम्पशन दे दिया, इन्वेस्टमेंट कंपनीज को एग्जम्पशन दे दिया, गवर्नमेंट कंपनीज को एग्जम्पशन दे दिया कि ये 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडी के बियॉन्ड भी जाकर क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। No loan shall be given under this section at a rate of interest lower than prevailing yield of 1 year, 3 year, 5 year, 10 year government security closest to the tenure of the loan. If a company give loans to its employees in accordance with condition of service and as per the remuneration policy of company, तो section 186 applicable ही नहीं होगा। MCA clarification के द्वारा इसको क्लियर किया गया था। Delegation of powers exercisable under 179 subsection 3 clause E can be done to MD, manager, principal officer. However, section 186 specifically provides that unanimous resolution must be passed, and in this very scenario, the specific section overrides the general section. So accordingly, that will prevail. Every company need giving loans, investment, security guarantee shall maintain register in form MBP2 जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाएगा, जो कि इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये सारा कंडीशंस यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारा कंडीशंस क्या सर यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सेक्शन 187 इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेड इन इट्स ओन नेम, ज्यादा काम का तो नहीं है, नॉर्मल जनरल रूल है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगा वो सब अपने नाम पे करेगा। बट यहाँ पे ना 4 एक्सेप्शन दिया हुआ है दैट यू कैन जस्ट वंस गो थ्रू, कि 4 ऐसे एक्सेप्शन है जहां पे अगेन देयर में बी अ डिविएशन कि कंपनी अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, बट स्टिल देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द सेक्शन, स्टिल देयर इज नो वायलेशन ऑफ द सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर हमेशा होता है कि कंपनी सिर्फ वहां पे क्या होती है, बेनिफिशियल ओनर होती है, तो देयर कॉन्ट्रावेंशन इज नॉट देयर, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी जो है डिपॉजिट कर देती है या ट्रांसफर कर देती है या होल्ड करती है इन द नेम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और शेड्यूल्ड बैंक बिंग द बैंकर्स ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर, तो इन दैट सिचुएशन माना जाएगा कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, बट रिक्वायर्ड टू अगेन होल्ड द सिक्योरिटीज विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, राइट। एक कंपनी में डिपॉजिट विथ और ट्रांसफर टू एनी पर्सन एनी शेयर्स और सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ सिक्योरिटी फॉर द रिपेमेंट ऑफ एनी लोन एडवांस टू द कंपनी और द परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑब्लिगेशन अंडरटेकन बाय इट, तो यहां भी सेक्शन का एग्जम्पशन है, कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन दिया हुआ है बट एज सच उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम के लिए, 187 का पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, बट ध्यान रख लेना क्योंकि फ्लैट पेनल्टी है यहाँ पे, कंपनी के ऊपर 5 लाख रुपए, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000 रुपए। तो अमेंड हुआ था तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, वैसे अमेंड इंपॉर्टेंट नहीं है बट अमेंड हुआ था पेनल्टी रिसेंटली इसलिए इंपॉर्टेंट है। कंपनी के ऊपर 5 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000, बट 188 का पेनल्टी वाज मोर इंपॉर्टेंट, 188 का पेनल्टी वाज मोर इंपॉर्टेंट, 187 के चांसेस कम है कंपैरेटिवली, 188 का ज्यादा है। फिर रेसिडुअल सेक्शंस आते हैं हमारे, तो रेसिडुअल सेक्शंस आप देखोगे 190, 191
आप गो थ्रू कर लेना, काम का नहीं है। 194 195 अपने सिलेबस में ही नहीं है, कंपनीज एक्ट में नहीं है, ओमिटेड है, राइट। तो बचता है खाली 192 रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स। तो यहां पे बोला गया कि कंपनी कभी भी अपने डायरेक्टर्स के साथ या होल्डिंग के डायरेक्टर के साथ या सब्सिडी के डायरेक्टर के साथ या एसोसिएट के डायरेक्टर के साथ अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंटर करती है, नॉन कैश, कंपनी डायरेक्टर को शेयर दिया, मान लीजिए शेयर ने बदले में डायरेक्टर्स को अपना कंपनी को अपना कार दे दिया, तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो गया, तो वहां पे एसेट का वैल्यूएशन निकालना जरूरी है। तो सेक्शन बोलता है कि ऐसा कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंटर हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, आपको जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और जनरल मीटिंग में जब आप ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करोगे, उससे पहले आप जब नोटिस भेजोगे मेंबर्स को, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर, जो सेक्शन 247 में रजिस्टर्ड वैल्यूअर का कॉन्सेप्ट है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा उस एसेट का वैल्यूएशन कराइए, वैल्यूएशन रिपोर्ट मेंबर्स को भेजिए, ताकि मेंबर्स डिसाइड कर सकें कि अपने को वैसे ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना है या नहीं करना है। क्लियर है? और अगर यहां पे कॉन्ट्रावेंशन होता है सेक्शन का, रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिपोर्ट नहीं भेजा, ओवर पास नहीं किया, तो बाद में ट्रांजैक्शन वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जा रहा है विद द डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जा रहा है विद द डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, देन अप्रूवल ऑफ मेंबर्स शैल आल्सो बी ऑब्टेन्ड इन द होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी में भी मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए। दिस इज अनलाइक सेक्शन 188, है ना। तो 188 में हमने कुछ और देखा था, तो यहां पे क्या हो रहा है कि आपको होल्डिंग कंपनी में भी मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जा रहा है विद द डायरेक्टर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी। तो ये आपको याद रखना है सेक्शन 192 के अंदर, दैट इज नॉन कैश ट्रांजैक्शन। 193 ज्यादा काम का नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पर्सन कंपनी विद द सोल मेंबर। तो वैसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, राइटिंग में नहीं हो तो टर्म्स मेमोरेंडम में रिकॉर्ड होने चाहिए, आरओसी को 15 डेज के अंदर इंटीमेट करना होगा आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। सेक्शन 191 भी इतना काम का नहीं है एंड सेक्शन 190 भी इतना काम का नहीं है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर दिस इज द चैप्टर ऑफ बोर्ड मीटिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। चैप्टर नंबर क्या था सर? चैप्टर नंबर 12 था सॉरी। सेक्शंस क्या थे? 173 टू 195 थे। तो हमने छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिए। बोर्ड वाला 173, नोटिस वाला, नोटिस फ्रीक्वेंसी 174, कॉरम 175, आरबीसी, कमिटीज का वो दो ही सेक्शन है 177, 178, 177 ऑडिट कमेटी, 178 एनआरसी, देन स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, देन लोन्स वाला, पार्ट्स वाला 176 टू 183, 176 वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, 179 जनरल पार्ट्स ऑफ द बीओडी, 180 रेस्ट्रिक्शन, स्टार रेस्ट्रिक्शन, 181 चैरिटी, 182 पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, 183 नेशनल डिफेंस। उसके बाद इन्वेस्टमेंट वाला, रिलेटेड पार्टी वाला। रिलेटेड पार्टी के यूनिट में 3 सेक्शन, 184 दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, जिसको कोरिलेट किया 167 के साथ, 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, 189 रजिस्टर, लोन्स इन्वेस्टमेंट 185, 186, 187, 185 लोन टू डायरेक्टर्स, 186 इंटरकॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट, 187 इन्वेस्टमेंट इन ओन नेम, एंड देन वी हैव सेक्शन 192 रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश। बाकी तो ज्यादा कोई काम का था नहीं नॉन रेजिडुअल सेक्शन में, राइट। तो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर याद रखनी है। वी हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद इन द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर और सो। तो 1 घंटे के अंदर अपना पूरा बोर्ड मीटिंग लगभग रिवाइज हो गया है एंड हो एग्जाम से पहले भी आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के हेल्प से पूरा का पूरा चैप्टर जो है रिवाइज कर सकते हो। तो एक बार आपने रिवाइज कर लिया, अब मैं सजेस्ट करूंगा एक बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो चैप्टर का। क्वेश्चंस में जहां जहां दिक्कत आ रही है उन क्वेश्चंस को मार्क कर लो अपने अगले रिविजन्स के लिए। कुछ क्वेश्चंस लिख कर देख लो, रिटन प्रैक्टिस कर लो, तो पूरा चैप्टर आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डन हो जाएगा। एंड कमेंट करके जरूर बताना हाउ वाज द रिविजनरी लेक्चर, हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। लव यू ऑल, टेक केयर।